जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी शायद अभी भी इंडिया में है, अभी क्या जी खत्म हो जी गया? ये खत्म हो गया, बट जी यहाँ पे अभी 15 अगस्त है और आपके पाकिस्तानियों भी जो देख रहे हैं उनको भी 24 आवर्स लेट आज़ादी मुबारक। बिल्कुल जी, एवरीवन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डॉक्टर साहब, अगर मैं कन्वर्सेशन शुरू करूं इस पॉइंट से कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसमें ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, उन्होंने कहा जी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज ओवर, इरा ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज ओवर। और उन्होंने फार्मर्स और सेल्फ रिलायंस की बात की। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरएसएस की बात की, रेड फोर्ट से, कि 100 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं इसके ऊपर के ये जो बाहर से लोग आए हैं इनको निकालें। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सुदर्शन चक्रा 2035 का एक जिक्र किया कि नया हम अपना देसी आयरन डोम बनाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो स्पीच उन्होंने की है सर, अगर मैं जस्ट एक इसको हम होलिस्टिक अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीरें सुनना छोड़ दिया। वो बस उनको बस एक बहाना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहने के लिए, और ये डेमोग्राफिक जिहाद की बात कर रहे हैं। और मित्रों, मैं यूं रोक रहा हूं पहली लाइन पर ही। आप जरा सोचिए, ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री ने? अगर किसानों की बात की तो मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गई? अगर सुदर्शन चक्र की बात की तो वो किसानों के खिलाफ कैसे हो गई? ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गई? मतलब ये मुसलमान बीच में कहां से आ जाते हैं? दुनिया की हर चीज में मुसलमान ही आ जाते हैं इनके लिए। और इस आदमी के लिए तो खास तौर पर मेरा खून खौलता है। इसको इसका बस चले तो ये हर चीज में अपना ये मुसलमान लेकर आ जाए। बीजेपी को अगर किसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा सकता होगा कि भाई ये हिंदू मुसलमान ज्यादा करने लग गए जब से आए, ये लोग कहते हैं, ये उनकी आलोचना में कहा जाता है। मगर मुझे ये तो बताइए, आप क्या कर रहे थे इतने दिन से? आप क्या माइनॉरिटी माइनॉरिटी का गाना नहीं गा रहे थे 75 साल से? ये तो 79 ईयर्स हो रहे हैं आजादी के। इन 79 ईयर्स में क्या होता रहा है यहाँ पे? मुसलमानों ने कौन सा गाना गाया है भाई माइनॉरिटी माइनॉरिटी के अलावा? माइनॉरिटी के नाम पे बेनिफिट, माइनॉरिटी के नाम पे ये, माइनॉरिटी के नाम पे वो, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ। और रहेंगे कहाँ? 79% जहाँ पे, 75% जहाँ पे हिंदू रहता हो उनके बीच में रहेंगे। हमारे बीच में रह के हमारा ही खून पिएंगे, हमें ही गाली देंगे और हमारी हमें हमें ही चाटते रहेंगे। लीजिए, कर लीजिए बात। और ये जो बाहर चले जाते हैं इन कबूतरों का तो कहना ही क्या, न ये इधर के न उधर के। और अभी आप जरा आगे सुनिएगा, ये इस शख्स को तो बड़ा अच्छा किया है सरकार ने जो इसका ट्विटर बंद कर दिया यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ इसका यूट्यूब भी बंद कर देना चाहिए यहाँ पे। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे पता नहीं चल भी रहा नहीं चल रहा है, मैं देखता भी नहीं इस बदतमीज को। मगर असली बात क्या है? असली बात यह है कि न कोई आर्गूमेंट, न कोई लॉजिक, बस एकेडमिशियन है सो कॉल्ड, कुछ भी कह देंगे, कहे जा रहे हैं। जरा सुनिए तो आगे क्या क्या बोल रहे हैं। दैट इज द न्यू ट्रेंड कि डेमोग्राफिक जिहाद हो रहा है। यहाँ पे गुजराती, लाखों गुजराती घुसपैठिए आ गए हैं अमेरिका में। तकरीबन 7 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से यहाँ आए, ज्यादातर गुजरात से आते हैं अब नरेंद्र ये मोदी डेटा के कोई निकाले, स्टेट से। अब ये डेटा कोई निकाले तो दोस्तों क्या मुझे। हम उनको भी ऐसा ही ट्रीट करें जैसा वो ट्रीट कर? जरा जरा ये भाषा सुनिएगा, क्या हम उनको वैसा ही ट्रीट करें? तुम कौन? अबे ग्रीन कार्ड लेके बैठे हो, नेशनलिटी है नहीं मैं नहीं जानता हूँ। नेशनलिटी वैसे भी मैं नहीं जानता कि क्या नेशनलिटी है, मगर मुझे लगता है ग्रीन कार्ड जरूर है इनके पास होगा, होता है जो प्रोफेसर होते हैं इस तरह के। मगर भाई मुझे ये तो बताओ, तुम्हारी तो खुद की कोई औकात नहीं है। तुम खुद भी तो वहां काले पीले गिने जाते हो। हुँ? तुम कौन सा अमेरिका में बड़े खास तौर पे बड़े हीरो बन रहे हो? और कल को मौत आ जाए ना इनको, यकीन मानिए ये फिर वही कहेंगे, हम अपना ओआईसी कार्ड दिखा के कि हम तो इंडिया के हैं, हमें बचाओ, अब इन्हें निकालो यहाँ से। अभी कल को बात आ जाए, राइटिस्ट वहां बैठे हुए, ट्रंप साहब बैठे हुए, हम आज बहुत सारी बातें करेंगे मित्रों। क्योंकि ट्रंप ने कल जो किया है पुतिन वाले किस्से में, जिसमें मैं आपको 10 बजे बात करूंगा आज आपसे, उसके इम्पैक्ट आने वाले दिन में फिर नजर आएंगे। और ये जो जोड़ी बैठी है, इनका रोना पीटना आप बहुत देखेंगे भी। गौरव आर्य ने कुछ बोला है, उसको भी लेकर पूरा रोना पीटना मचाया है अभी। चीजें ठीक होने जा रही है अमेरिका से। क्यों? रशिया से चीजें ठीक हो गई हैं। रशिया के सामने सरेंडर कर दिया अमेरिका ने। मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूँ ये बात।
रशिया के सामने अमेरिका सरेंडर करके आ गए, ट्रंप साहब सरेंडर करके आ गए। और यही उम्मीद थी मुझे, क्योंकि तर्क का तो कोई हासिल नहीं है ना, तर्क से कोई बच नहीं सकता, लॉजिक से क्या बचेगा आदमी। जो उसकी शर्तें हैं पुतिन की, उनसे तो कोई बच नहीं सकता। पर मैं विषय से भटकना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर 10 बजे क्या बात करेंगे, 10 बजे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको अच्छी खबर दे दे रहा हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मेरे जबान मुंह से निकल गई। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का आने वाले दिनों में कोई वारिस नहीं होगा। ये त्रिशंकु बनेंगे, न इधर के न उधर के। मगर आगे देखिए, इनकी जरा बातें सुनिए, आप क्या क्या बोल रहे हैं, दिल के अरमान इनके कैसे आंसुओं में बह रहे हैं। इमिग्रेंट्स को, रेफ्यूजीज को। तो आई थिंक आई हैव स्टॉप टेकिंग नरेंद्र मोदी सीरियसली। यूजुअली आउट ऑफ सिंक रहते हैं वो आजकल, बातें अजीब करते हैं। मैं पुराने एक दो स्पीचेस देख रहा था, 2019 में वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अभी तक 4 नहीं हुई है, तो फिर 5 की कब बात करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर टू रीच 4। देख रहे, ये मैं आपसे कह रहा था, इनके मुताबिक अभी एक्सपेक्टेड है साल के आखिर में पुत्र मुल्ले अगले साल 2027 में, एक साल रुक जा, 5 ट्रिलियन में पहुंच रही है। घूमता रह जाओगे रोते हुए, तुम ऐसे ही रोते रहोगे जिंदगी भर बची हुई, पर इंडिया की चाल नहीं रोक पाओगे। मुख्तार खान साहब भूल जाओ, 2027 में दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशंस जहां तुम बैठे हो, उस दुनिया वहीं के इंस्टीट्यूशंस सारे, वो IBM, तुम्हारे क्या कहते हो, IMF और वर्ल्ड बैंक, सारे यही गाना गा रहे हैं कि 2027 में 5 ट्रिलियन। अभी भी जो पहुंचे हुए हैं ना, टाइम से पहले पहुंचे हुए हैं, 4 ट्रिलियन जो क्रॉस किया है, जितना प्रोडिक्टेड था उससे पहले ही पहुंचे हुए हैं। तो कुछ पढ़ा लिखा करो, खुद गंवार बैठे हो हैं, अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे, जिन स्टूडेंट्स की क्या किस्मत फोड़ रहा हुआ बैठा हुआ कबूतर कहीं का। 2 तो आई डोंट थिंक वो जो उनको अंधभक्त वोट डालते हैं वो उनके लिए बस ये चारा चलते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह। बस देखें, डील करें डोनाल्ड ट्रंप के साथ थोड़ी देर के लिए, ये बात एक्सप्लेन करें लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेसी फेलियर क्यों हुई इंडिया को हर जगह। हम तो ये हम एक्सप्लेन इसके बजाय कि हम इस पर रोएंगे कि डिप्लोमेसी की फेलियर क्यों हुई खान साहब, हम जनता को ये क्यों नहीं बताएंगे कि आखिरकार ट्रंप हमारे आगे झुकेगा। अभी देखते जाओ, उनकी टीम आ रही है 25 तारीख को, और देखना वो उन्हीं शर्तों पर साइन करके जा रही है जिन पे हिंदुस्तान ने कहा है। न कोई डेयरी खुलेगी, न कोई एग्रीकल्चर खुलेगा, देख लेना है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेंसन बोल चुका ऑलरेडी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो उसका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वो ऑलरेडी बोल चुका कि भाई इंडिया नहीं झुकने वाला। तो टीम जो आ रही है वो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर काम करने आ रही है। तो तुम्हारा सर पीटने का नंबर चालू, अब तुम्हारा रोना पीटना चालू। आने वाले हफ्तों की तैयारी कर लो, खूब मिलाव बनाना, रो पीट के, खूब रो पीट के ऐसी मिलाव बनाना, और सारे हिंदुस्तानी जाकर तुमको गाली दे रहे होंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी मानेंगे तो है नहीं तुम्हारे जाने से, मिलाव देने से, उनको मजा आता है गाली देने में, तो तुम्हारे यहाँ जाकर तुमको गाली देंगे, भुगतो, तो कोई दिक्कत है। मगर न मोदी जी को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो उनके अंधभक्त हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो किसको चुनते। वो किसी अमेरिका में भागे हुए सो कॉल्ड प्रोफेसर को, मुल्ले को नहीं पूछते कि क्या करना है, समझे नहीं, किसको वोट देना है वो खुद तय करते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी नहीं है कि कभी किसी को कुछ बना दिया, कभी किसी को कुछ बना दिया, जिसको मर्जी जो बना दो, प्रेसिडेंट जो कर देगा वही हो जाएगा। और जहां तक ट्रंप की बात है, तो कल से और आज पिछले 24 घंटे में जो कुछ हो रहा है, क्यों नहीं देखते ट्रंप की हालत भाई, उस पर बात करो ना, है हिम्मत तो उसी अमेरिका में बैठ के करो ट्रंप के बारे में बात कि क्या तंबू गाड़ा है पुतिन ने वहां पे। चलिए तुम मोदी की दुश्मनी में खुश रहो, तब तक हम तुम्हारा और बात सुनते हैं, क्या कह रहे हो तुम। करें कि क्यों जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, जिनके लिए ये बड़े शान से कहते थे अगली बार ट्रंप सरकार, जब से ट्रंप आए हैं इंडिया के अमेरिका के ताल्लुकात क्यों खराब हुए। उनको ये जवाब देना चाहिए उनकी जनता को कि उनके जो लास्ट टाइम जो फोन कॉल हुआ था, मेरे ख्याल से 18 जून या जो G7 के दौरान ही हुआ था, जब ट्रंप ने उन्हें कहा कि आप रुकते हुए वापस जाइए, तो उसके बाद से जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब हो गए हैं, उसको एक्सप्लेन करें अपनी पब्लिक को आकर। हमारी पब्लिक को सारा कुछ एक्सप्लेन है मियाँ,
और वो जो तारीख है तुमको याद नहीं होती ना, खाली हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। वो 17 तारीख थी, पता है तुम, 17 तारीख थी जो बातचीत हुई थी। और उस बातचीत के बाद में अगर हालात खराब हुए या संबंध खराब होते हैं तो हमने समझौते तो नहीं किए ना, हमने समझौते नहीं किए। तुम्हारे जैसे बहुत सारे बोलते रहे, ओ क्या फर्क पड़ता है, एग्रीकल्चर छोड़ दो, कौन सा किसानों को जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारे जैसे बोलते रहे ना। नहीं किया हिंदुस्तान ने कुछ भी। हिंदुस्तान वही करता है जो उसे ठीक लगता है, वो चाहे सामने कोई ट्रंप बैठा हो चाहे ट्रंप बैठा हो। तुम्हारे जैसे प्लम्प जो बैठे हुए हैं तो बैठे रहे, कुछ ही बोलते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश हमारा है भाई, हमें कैसे चलाना है वो हम देखेंगे। तुमको नहीं बुरा लगता है तो तुम भाजपा बारे में मत करो। तुम मोदी की बात नहीं सुनते हो या मोदी का भाषण नहीं सुनते हो, इससे भैया हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। हम तो बड़े खुश हुए, जान छुट रही एक और गंदगी से। और जब तुम सुनते नहीं हो तो भला बात क्यों कर रहे हो उसके बारे में? लेकिन पंगा पता क्या है, अगर मोदी के बारे में बात ना करो, इंडिया के बारे में बात ना करो, तो ये मोटा भी तुमको बुलाएगा नहीं। तुमको यहाँ बैठ के स्क्रीन थोड़ी शेयर करेगा तुम्हारे साथ में, है क्या नहीं? और वैसे पिछले 3 सालों में जरा गिनती गिन लो, जितनी प्रेडिक्शन तुमने की इंडिया को लेकर कितनी ठीक हुई। होता क्या है, हर एक बार जहां इंडिया सक्सेसफुल होता है वहीं तुम इंडिया की तारीफ करने बैठ जाते हो फिर। हाँ, नहीं इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा है, इंडिया नहीं दबेगा, है नहीं? अभी इसी दौरान जब ये सारा कुछ चल रहा था, तुम्हारे अपने भी लोग मौजूद हैं ये कहते हुए कि ना इंडिया की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है 15 अगस्त की स्पीच सुन के? नहीं, पागल आदमी। कि मैं द बक स्टॉप्स विथ हिम ना, कि जिम्मेदारी तो उनकी है, तो बताएं वो कैसा मैनेज कर रहे हैं। तो जवाबदेही नहीं है अपने अवाम को वहां पर। अब इंडिया में वोट, यहाँ पर सबकी जवाबदेही है, समझे? और मोदी की जवाबदेही जिसको है उसको जवाब दे रहे हैं, उनको जवाबदेही तुमको नहीं देनी ना। हु आर यू टू आस्क दैट क्वेश्चन? यू आर नोबडी। बचाओ ऐसी गाड़ी वो भी जाना है, खत्म कर। वो ऐसी कार पे ट्रैवल मत करना आगे से, बेकार में कहीं एयरपोर्ट से लौटा दिए जाओ, समझा? ये है कि नहीं? सीधी सी बात एक है, ये अपनी राम कहानियां बंद करो। नोबडी वांट्स टू हियर यू। ये जो तमाशा तुमने लगा रखा है ना, मुल्लेबाजी दिखा रहे हो, ये सारी बंद करो। पागल साले। इस सोसाइटी में पहले ही तुम्हारे जैसे कार्टून जो बैठे हुए वो समाज को खराब करने में लगे हुए पहले से ही। तुम जैसे लोग यहाँ क्या कराते हैं? दंगे कराते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस तरह की बातें जो है वो यहाँ के लोगों में कोई खुश फैमिली लेकर आएंगी, कोई अच्छी बात लेकर आएंगे? कंट्रीब्यूशन तुम्हारा हिंदुस्तान में कुछ है नहीं, गंद जरूर मारते रहोगे। क्यों? मैं क्या कहूँ, गंद में रहने की आदत है ना। चोरी के बहुत चर्चे चल रहे हैं, और ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन है जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, इट लुक्स कि इट हैज समथिंग टू हाइड। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। अच्छा। जो मैं अपने शोज पे बार बार लोगों को दे रहा हूँ। हमद साहब, अगर मैं आपके खिलाफ इल्जाम लगाया कि आपने मेरा कलम चुरा के अपनी जेब में रख लिया, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? क्या जवाब, like what will be your answer? अगर मैं कहा कि खमर you stolen my pen and you have kept it in your pocket, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मेरी पॉकेट देख लें। Exactly right, आप बोलेंगे देख ले मेरा जेब, फिर उसके बाद get ready to apologize, right? अगर जेब भले आदमी। अब मैं तुम्हारा क्या कहूँ, मतलब एक गमार पहले बैठा है, दूसरा गमार और आगे साथ में बकवास करने लग गया है। एक चीज के डेमोक्रेसी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं। वो आदमी जिस बात को कह रहा है वो तो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है, वो लिख कर देने को तक तैयार नहीं है, कंप्लेन तक नहीं कर रहा है। जिस पार्टी से आ रहा है उस पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं, गलत बोल रहा है, उनको निकाला जा रहा है ये कहने के ऊपर। कर्नाटक में देख लो, तुम्हारे बगल वाला है जहां तुम पैदा हुए थे, वहीं से निकाला जा रहा है उन लोगों को। तो कैसी बातें कर रहे हो तुम फजूल की? और मालूम भी है जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जिक्र कर रहे हैं उनसे ज्यादा फेक वोटर्स उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकल रहे हैं जहां से जीत रहे हैं। उसका क्या, कौन जिक्र करेगा? तो आधी अधूरी बात करके लोगों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं आप लोग, वो न जाने किससे पैसे खा रहे हो, क्या कर रहे हो, और क्या कहा जाए बातों को। चलिए,
अगर जेब में पेन वाकई है और आपने वाकई चुराया तो आप टॉपिक बदलेंगे ना। तो ये कहेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ की सिटीजन है, तुम्हारे ये कौन है, तुम कहाँ से आए, एफिडेविट फाइल करो, जाके पुलिस में अच्छा केस अच्छा करो, अच्छा, तो ये सब तुम्हें ये कहेंगे ताकि आप। तुम्हारी माँ की दिक्कत हो रही है। आई एम सॉरी जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और ये दोस्तों जैसा गलती कि हो आप गई देख मेरे रहे हैं से, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर ये मुझसे गलती हो गई, मैं इसको जरा आगे करता हूँ, थोड़ा सा आगे हो गया, गड़बड़ हो गई मेरे से, है ना। वो जो क्या कहते हैं ताल्लुकात क्यों खराब हुए, हाँ, ये उनको ये ताल्लुकात जवाब तफसीलात, देना। है ना। एग्जैक्टली राइट, आप बोलेंगे देख ले मेरा। ये एग्जैक्टली अब आप मुझे बताइए, जेब दिखाने के लिए मतलब इलेक्शन कमीशन की जो बातें हैं, वो अब इनको जेब कतरों, इन जेब कतरों को ये बातें नजर आने लग गई हैं कि कैसे वो मेरी जेब देख लो, तुम मेरी जेब देख लो, मतलब इस लेवल पे बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर सेशन के दिन याद हो, टीएन सेशन के, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं, तो कहता था मैं अलग हूं, मैं तुम्हारे बराबर का हूं, तुम मुझे कैसे ऑर्डर करोगे। ये हालत थी, खून भी रखा था सुप्रीम कोर्ट का। तो इलेक्शन कमीशन की अपनी पावर्स हैं, वो अपने लेवल पे खुद काम करते हैं, खुद खुद अपनी 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 बात कहते हैं। उन्होंने से कहा है कि भाई आपको अगर जब आप इलेक्शन जीतते हैं दोस्तों, और आपको लगता है कि नहीं आपके साथ धांधली हो रही है या हारते हैं आप इलेक्शन जो भी है, किसी माई के लाल ने कैंडिडेट ने आज तक जाकर ये कहा कि मेरे साथ धांधली हो रही है, या यहाँ पे वोटों को लेकर ये हुआ, ये वोटर्स को लेकर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये वोटिंग लिस्ट को लेकर गड़बड़ हो रही है। वोटिंग लिस्ट सबको महीनों पहले मिल जाती है, जिसके बेसिस पे अपनी कंपेनिंग शुरू करते हैं। मुझे बताइए, क्या तब तक ये किसी को नजर नहीं आ रहा था कि इसमें कौन से वोटर नहीं है और कौन से वोटर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खुद नहीं बताया क्या। ये क्या बकवास कर रहे हैं मेरे बात की, मगर वो ये ना। और मजे की बात क्या है, इस बात को आगे सुनिएगा, जो आगे बोल रहे हैं बड़े काम की बात है। वो कहते हैं ये सीटें कम होकर 240 क्यों आई। वो तुम्हारे डैडी जो ट्रंप है ना, वही बता चुके हैं तुम लोगों को। उस समय तुम्हारे कान में क्या शीशा भर गया था, तब सुनाई नहीं दिया था। उसने क्या कहा था कि यूएसआईडी वहां फंडिंग क्यों कर रहा है इन वोटर्स के लिए, शायद कोई चाहता नहीं था यहाँ पर कि ये मोदी वापस आए। किसने कहा था, उसी प्रेसिडेंट ने कहा था जिसके तुम गाने गा रहे हो। चलिए दोस्तों आगे सुनते हैं। फिर उसके बाद वी गेट रेडी टू अपोलोजाइज, राइट। अगर जेब में पेन वाकई है और आपने वाकई चुराया तो आप टॉपिक बदलेंगे ना। तो ये कहेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ की सिटीजन है, तुम्हारे ये कौन है, तुम कहाँ से आए, एफिडेविट फाइल करो, जाके पुलिस में केस करो, ये सब कहेंगे ताकि आपके पास वक्त मिले कि आप पेन आपकी जेब से निकाल के छुपाएं। तो इस तरह से जिस तरह से ईसीआई रिस्पॉन्ड किया है राहुल गांधी को के इल्जामात को, आई मीन देयर इज अ लॉजिक कि भाई अगर वोट रिगिंग हो रही थी तो बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें क्यों आई, दे कुड हैव गॉट अ मेजॉरिटी अगर वो रिग कर रहे थे। लेकिन वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट लुक्स एज इफ दे हैव समथिंग टू। ये इसलिए तुमको इस तरह लग रहा है खान साहब, क्योंकि तुम्हारे ही लोग फंडिंग कर रहे थे, वो जो अमेरिका में बैठे हुए यूएसआईडी वाले थे, इसलिए तुम्हारे ट्रंप ने आकर उसको बंद किया था कि रिजीम चेंज का ऑपरेशन चला रहे थे। समझ रहे क्या नहीं, ऐसी नहीं इनकी दुकान बंद हो गई है, और यहीं से नहीं दुनिया भर की फंडिंग बंद कर दी गई है। वो क्यों भूल जाते हो आप, जहां बैठे हो वहां की खबर नहीं दे रहे हो, वहां की बात नहीं बता रहे हो, यहाँ की कहानियां सुना रहे हो जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, अधकचरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। चलिए दोस्तों, तो वो जवाब दे इलेक्शन के दौरान, वो सब इम्पोर्टेंट जो बातें चल रही हैं उसको वो छोड़कर एक नया शोशा शुरू करें कि लोग बॉर्डर टेरिटरीज में घुस के आ रहे हैं, डेमोग्राफिक बैटल चल रहा है। इज ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग कॉल्ड एसआईआर जो हो रहा है बिहार में, जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो वोटर्स लिस्ट है उसको छुपाया जाए। वोटर सप्रेशन की कैंपेन चल रही है बिहार में, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। इसे कहते हैं बदमजगी फैलाना देश में, ये कहीं अराजकता फैलाना। ये इन्होंने मतलब फैसला भी दे दिया, अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ पैर नहीं रख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट इनका बंद है, यहाँ पे कोई बात कर नहीं सकते हैं, और आपको ये इन्होंने सुना दिया कि बिहार में क्या हो रहा है। इनका फैसला आ गया, बाकी इंक्वायरी भी तेल लेने, कौन पूछता उसको, ये कौन है, इनकी हैसियत क्या है, इनकी पहुंच क्या है, इनके पास जानकारी क्या है, इनके पास डेटा क्या है, कुछ नहीं, फैसला आ गया बस। ये है जो इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, इनको लेना है चाहिए सीरियसली हम सबको, है ना। आगे देखिए, अरे बाय सेइंग दैट वी आर डूइंग दिस बिकॉज बाहर से बहुत सारे लोग आ गए
यहाँ रहने के लिए. So I don't think that now Modi should be taken seriously ओके either at the international level या ओहो at the domestic level. आपको पता है वो जो नैयरा कंपनी जिसपे यूरोपियन यूनियन ने हाँ सैंक्शंस लगाए हैं, हम्म वो उसकी इतनी परेशानी हो रही है उसको, ओह उसका सडनली हर महीना कुछ 40,000 बैरल कुछ तेल आता था, हम्म अब वो गिर के कुछ 90,000 हो गया. मतलब इट हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली. उसके 7,000 पेट्रोल पंप्स हैं पूरे इंडिया में, अब वो तेल बराबर भेज नहीं सक रहे. उनके तेल को कोई डोमेस्टिकली भी उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाह रहा यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन से डर कर. ना कोई शिप. ये क्या बकवास कर रहे हैं भाई? कौन से मुझे बताएगा कोई यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पे ये पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है? कौन कौन से पेट्रोल पंप बंद हो गए भाई? ये को समझाओ मुझे. किसी ने कुछ सुना है क्या? अगर सुना हो तो मुझे बताओ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे लिए नई है, ये महोदय जो दे रहे हैं. तो मतलब कुछ भी लपेटे जाओ और ये लपेटा इनका हम लेते रहे. ये हालत हो रही. मतलब नयारा ने अगर उसको तेल की थी तो तुम्हारे जो डैडी हैं वो क्यों भेज रहे हैं भाई? ईयू वाले यहाँ पे टैंकर, उनके टैंकर वापस किए जा रहे हैं कि जाओ नहीं देते तेल, या तो एलसी निकालो या कैश निकालो, बताओ पेमेंट करो. पैसे नहीं है और वो भाग रहे हैं, और वो भाग रहे हैं. फिर और अभी देखना सीनियर चीमा साहब कि आने वाले दिनों में यही ईयू फिर से वापस आएगा. कुछ मालूम है जो नहीं आप बता रहे हो? मैं बताता हूँ. ईयू किस तरह से पीछे भाग रहा है समय पे, सारा प्रोसेस एक्सपेडाइट कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी एफटीए हो जाए इंडिया के साथ में, और तुम चले ये सैंक्शंस की बात करने. जाओ तो सही, जरा देखो तो सही. अभी अमेरिका वाले तुम्हारे क्या कह रहे हैं? अमेरिका बड़ा ट्रम्प का नाम ले रहे हो ना. एक काम करो, इसी नयारा से, इसी इंडिया से, यही रशियन ऑयल से बना हुआ जो एविएशन फ्यूल आता है बंद कर दो. तो नहीं लेना इंडिया से, मना करो ना. है हिम्मत तुम्हारे डेडियो में जो अमेरिका में बैठे हैं, है हिम्मत तो मना करो कि इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे. और अगर ये नहीं कर सकते हो तो अपना गंदा मुंह बंद करो. फिर तुम्हें कोई हक कहने का नहीं है. ये एग्जामिशन भारत ने मांगी नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे. तुम सारा बंद करो यार. क्यों दे रहे हो? पता है ना घर पे क्या फर्क पड़ेगा. अपनी इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी और की इकोनॉमी बैठ जाए तो बैठ जाए. और अभी देखना आने वाले दिनों में ईयू क्या करता है तुम्हारे साथ, और ये अमेरिका क्या करेगा तुम्हारे साथ. यही अमेरिका ना भारत आके और सारी चीजें लेके जा रहा हूं. अभी देखना 25 के बाद क्या होता है. सारा खेल तमाशा. ज्यादा देर नहीं लगेगी तुमको रोने में. तेल लाना चाह रहे हैं ना, इनका फिनिश प्रोडक्ट वो लेके जा रहे हैं. एक शिप उन्होंने चाइना को भेजी डीजल की, वो मलाका स्ट्रेट के पास अटका रहा 1 हफ्ते तक. तो देयर आर लॉट ऑफ सीरियस थिंग्स हैपनिंग जो इंटरनेशनल सैंक्शंस के वजह से जो इंडिया की कंपनीज को मुश्किलात हो रही हैं, उसके जवाब दें. इससे क्या फर्क पड़ा? मलाका सिर्फ तुम रोक लिया, कोई इसको रोक पाया क्या? क्यों नहीं रोक पाया? अंतरराष्ट्रीय आप पानी के अंदर किसी के टैंकर को कैसे रोक लेंगे भाई? आपका राज है क्या? और अभी बहुत दिन नहीं लगेंगे. रशियन ऑयल जो हमारे पास आ रहा था उसको रोक पाया क्या? जम के आ रहा है. क्यों आ रहा है? अभी रशियन उसके ऊपर सिक्योरिटी भी देने जा रहे हैं कि कोई रोके नहीं. ये जो तुमने तमाशा बनाया ना, इस तमाशे को कि कोई रोके नहीं जहाजों को, सिक्योरिटी भी आने जा रही है उनकी. देखते जाओ खेल. कल ट्रंप के सामने क्या कहा उसने, पुतिन ने, कि ऐसा ना हो कि ये सारा जो प्रोसेस है बातचीत का, ये टारपीडो हो जाए यूरोपियन कंट्रीज की वजह से. मुंह पे कहा उसके कि यूरोपियन कंट्रीज जरा ध्यान रखें इस बात का कि ये सारा प्रोसेस बातचीत का टारपीडो ना हो जाए. और उसने क्या सीज फायर कर लिया? नहीं किया ना. रोता रहेगा तुम्हारा ट्रंप. सीज फायर नहीं हुआ ना, ऐश करो. बड़े बहादुर बन रहे थे. अगर सीज फायर की बात न हुई तो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पुतिन के लिए. हुए हे करके निकल गए पतली गली से. 7 घंटे की मीटिंग थी, 3 घंटे में फारिग करके निकल गया पुतिन. क्या कर लिया तुमने बताओ? चले अमेरिका करने. आवाम को इंडिया की जो मीडिया है वो तो मुक्की है. तो मतलब वहां से आप वेंट्रोलोक्विस्ट को जानते हैं? वेंट्रोलोक्विज्म क्या होता है? और वैसे सुनेंगे, अमेरिका का मीडिया बड़ा खूबसूरत है. अमेरिका का मीडिया जो कुछ कर रहा है इन दिनों में, वो जरा देख लो, वो कितनी वन साइड रिपोर्टिंग हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा. वो जो लोगों को सच नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ यूक्रेन में, क्या हो रहा है अमेरिका रशिया के बीच में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. बड़े बोलो और 2 दिन बाद
वैसे ही जैसे पाकिस्तानी ने सरेंडर किया था ना 71 में, है ना, उसका 2 दिन पहले तक कर रहे थे हम तो मर्द आखिरी पाकिस्तानी तो लड़ाई लड़ेंगे ना, और 2 दिन में पता सरेंडर हो गया खटक। वो हालत है इनकी। अमेरिका में जाने से पहले क्या गाने गाए गए, ओहो ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन सी होंगे पता नहीं क्या हो जाएंगे, और अब उठाए चले चुपचाप। ओहो नहीं बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत रही जी, बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत रही। मुंह छिपाने के कई तरीके होते हैं, ये प्रोडक्टिव बातचीत का बहाना उनमें से एक। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहानी हो रहे हैं। वेंट्रोलोक्विज्म एक एंटरटेनमेंट तरीका है जहां बंदा एक गुड़िया को लेके बात करता है और उसमें काबिलियत होती है कि अपनी आवाज वो गुड़िया में फेंक देता है। आपने देखा होगा कई शोज होते हैं, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट ट्रिक बट देयर आर वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं उसको, तो आप देख सकते हैं उसको। तो लोग क्या कहते हैं, मतलब बंदा एक ही रहता है, गुड़ी के साथ बात करता है, गुड़ी वापस बात करती है, तो दे हैव अ कैपेसिटी टू थ्रो देयर वॉइस। जैसा अब मैं बात कर रहा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैंने एक ये डब्बा खरीदा, तो मैं अपनी आवाज फेंकता हूँ तो आपको इस डब्बे से आवाज आएगी। तो इंडिया की मीडिया वैसी ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपनी आवाज फेंकते हैं, अर्नब गोस्वामी के मुंह से निकलती है, दूसरे चैनलों से निकलती है, उनकी खुद की आवाज नहीं है, वरना वो ये सवाल पूछते, वरना ये सवाल पूछे जाते ना कि क्या हो रहा है। हमें ठीक है, पिछले 6-7 साल से, खासतौर से पिछले 5 साल से गलवान के बाद से इंडिया की हर पॉलिसी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके फॉरेन पॉलिसी लेके, वो अमेरिका से मुंसलिक थी। okay. हर चीज। अभी भी जो निसार जो सैटेलाइट जो ऊपर गया है, इसरो ने जो लॉन्च किया है, उसका बजट $1.5 बिलियन था, जिसका $1.2 बिलियन नासा से आया। यार और इंडिया के सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है भाई खान साहब, कोई एहसान करता है क्या नासा हमारे ऊपर? नासा जो कुछ भी करता है वो अपने पसंद माइंड से देखकर करता है, वो एक डील का पार्ट होकर करता है। नासा इतना ही मेहरबान होता है हमारे पास, तो वो क्या क्रायोजेनिक इंजन रुक जाते हैं? नहीं आए थे ना 10 साल तक। नासा भारत से अगर कर रहा है अपनी कोलैबोरेशन तो अपने फायदे के लिए कर रहा है। नासा के हम सैटेलाइट भी छोड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है भाई, है? उस समय क्या नासा हमसे छोटा हो जाता है? ये बताओ। नासा और इसरो के बीच में जो कोलैबोरेशन है, वो साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, वो पिछले 7 सालों से भी चलती रही है, ट्रंप के होते हुए भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसको आप नहीं रोक सकते। क्यों? वो दोनों के फायदे में है, वो किसी एक के नहीं। इसरो या नासा वो जिन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो लार्जर प्रोजेक्ट हैं, वो हिंदू मुसलमान करने वाले प्रोजेक्ट नहीं है। वो छोड़ दो तुम, उनका मुंह तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, उनका नाम छोड़ा करो। $300 मिलियन थे उसमें। So there was so much closeness on joint projects। क्या उनका क्या होगा? These are serious questions। उसके वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो उठा के फिर वही जो पिछले इलेक्शन में भी ये किए थे, उन्होंने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बांग्लादेश का बहाना लेकर। अच्छा, ये बांग्लादेश का बहाना है? मतलब डेली लोग पकड़े जा रहे हैं, बॉर्डर पे नजर आ रहे हैं, मेघालय में उस दिन लोग पकड़े गए हैं, नजर आ रहे हैं, कैमरे पर नजर आ रहे हैं। इन अकल के अंधों को कुछ नजर नहीं आएगा, इन्होंने नहीं देखना, उनको इनको सूट नहीं करता, इनका नैरेटिव नहीं सूट करता है, जो कहानियां इनको सुनानी है वो नहीं चलेंगी इनकी। ये एक प्रॉब्लम है ना दोस्तों, सारी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो कहानी है वो नहीं चलेगी उसके बिना। तो इनका नैरेटिव जो है उसमें फिक्स करना, उसके लिए झूठ बोल दो, साबित करने की जरूरत कहाँ है? यूट्यूब ही तो है, कमर सीमा का शो है, बात खत्म हो गई। बट बकवास करने की तो लिमिट होगी ना यार, इन लोगों को कोई तो जवाब देगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ से जो लोग उनको देखते हैं, जो इनको कमेंट करते हैं, वो करें और जवाब दें इनसे। आपकी कोई जवाब दे ही नहीं जनाब। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब देना है तो वो अपनी पब्लिक को देगा ना, तुम क्यों परेशान हो भाई? वो नहीं देगा तो जिम्मेदारी उसकी है, इलेक्शन वो हारेगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? फ्रेंचाइज करने की कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटीज को फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेन। सो he has become a burden on the Indian developmental path। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, छोटा सा इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात में जो प्रॉब्लम आया है, इसको आपको लगता है कि फौरन मोदी को अवाम के पास चले जाना चाहिए, या कि इंटरनल रिव्यू हो रहा होगा एमईए के अंदर कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ टू डील विद इट, या पब्लिक में चीजें लेके आना इज नॉट दैट वाइज एट द मोमेंट? अगर वो भी पब्लिक में लेके आ जाते हैं तो इंडिया के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। तो वो रिव्यू कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नल जरूर दे रहे हैं लेकिन रिव्यू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर नहीं बोल रहे,
ठीक है, कुछ महीनों से। ही इज नॉट स्पीकिंग सिंस ऑपरेशन सिंदूर, पर अब बहुत कम दिए हैं इंटरव्यू जो उन्होंने दिए हैं, और जो दिए हैं वो भी उनमें से कुछ चीजें तो रिव्यू कर रहे हैं इंडियंस। डू यू सी दिस? He does not have the answers to the questions. जो सवाल पूछे जाएंगे तो उसको क्या झूठे जवाब थोड़ी देंगे वो। जयशंकर, if he gives an answer, then it will come back to haunt him ना। अगर उनसे पूछ लिया गया कि क्या आपके जेट्स गिरे थे और उन्होंने ना कह दिया, फिर उसके दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंस रिलीज कर दी। यार एक काम करना खान, अगर एक बाप की औलाद है ना तो यार इंटेलिजेंस रिलीज करवा ले अपने पुतिन से, वो क्या कहते हैं ट्रंप से, करवा ले, कर दोनों तरफ से इंटेलिजेंस रिलीज करवा ले, देख किसके यहाँ क्या हुआ है। दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं जो मिलिट्री को कवर करते हैं, मिलिट्री की तमाम इवेंट्स को, वो कुछ और बोलते हैं ना, तुम्हारी कहानी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ रही। एक काम करो ना, तुम्हारे बड़े कॉन्टैक्ट ना कांग्रेस में, तुम इंटेलिजेंस रिलीज करा लो, चलो बात खत्म हो जाएगी ना सारी। बिल्कुल मोदी भी इलेक्शन हार जाएगा, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा, करा लो। एयर चीफ ने क्या कहा था कि जरूरत पड़े हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा मौजूद है, नहीं रिलीज कर रहे हैं उनके अपने कारण है, तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो हमने रिलीज करा अपने ट्रंप से, जाओ। क्यों नहीं तुम्हारे अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने आंसर किया या पेंटागन ने आंसर किया, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तानियों से पूछो कितने जहाज गिरे उनके, नहीं जवाब दिया ना उन्होंने। 2019 में जवाब दिया था ना, एक एक जहाज बोले नहीं हमने एक एक जहाज गिन लिया है, हमारे पूरे जहाज F-16 मौजूद है। F-16 गिनने के लिए परमानेंट 24/7 365 डेज एक टीम बैठी रहती है पाकिस्तान में, पता है उसको तो सब पता है ना, कौन सा जहाज किसके खिलाफ कब इस्तेमाल हुआ, कितने बचे कितने गए, पता होता है ना। क्यों नहीं बोल रहे हो? इसके लिए परमिशन चाहिए किसी से? जब पूरी टीम सिर्फ यही देखने के लिए वहां बैठी हुई है, हैं? बाकायदा अंडर एन एग्रीमेंट इन पाकिस्तान, बोलो ना क्या हुआ? इम्तियाज गुल थे बात की जब वो ये कहते हैं कि नहीं वहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स को या आर्मी को जाने के का नूर खान में कोई तुक ही नहीं था, वो तो अमेरिका के कब्जे में था, यही कह रहे हैं ना वो। तो अंदर कौन था भाई? जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे जाकर मिसाइल लगी है, ब्रह्मोस लगा है, उसके अंदर कौन था? और 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानियों ने उस पर क्यों डाल दिया मिट्टी भर के सारा बराबर, अंदर तो निकला ही नहीं, क्यों? है कोई जवाब? जवाब मांगेंगे। या उनसे पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए, हाँ। उन्होंने कुछ कह दिया, उसके दूसरे दिन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एक नई बात कहते हैं। इंडिया में अब काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, आप स्ट्रेट अप क्लेम कर रहे हैं कि 6 वो भी 3 महीने के बाद, जंग खत्म होने के बाद। तो सो दे आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा देखिए इंडिया में एक एटीट्यूड बन गया है कि हम चाणक्य नीति इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई जादू की पुड़ी है इनके पास, जिसके बेसिस पे बहुत ही हिकमत वाले फॉरेन पॉलिसी, बड़ी हिकमत वाले हम पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं। सारा का सारा एक्सपोज हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टरवर्ड्स। ओके ठीक है, दिस इज नॉट हाउ दे वांटेड ऑपरेशन सिंदूर टू गो। उनकी जो प्लानिंग थी कि वो चंद ऐसे ही नॉन मिलिट्री नॉन स्ट्रेटेजिक टारगेट, उन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया, उसको वो मारते थे। दे थॉट के पाकिस्तान बोलेगा, क्रिटिसाइज करेगा, गड़बड़ करेगा, खामोश हो जाएगा एंड इट विल बी ओवर, राइट। या दूसरे दिन पाकिस्तान थोड़े बहुत रॉकेट इधर उधर मार देगा हार्मलेसली, लेकिन दैट डिडंट हैपन। सीरियस अटैक एंगेजमेंट हो गया। इनफैक्ट उस पर मैं शो करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई नॉलेजेबल बंदे नहीं मिल रहे। दे से कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतनी बड़ी एयर फाइट नहीं हुई किसी जंग में जिसमें तकरीबन 100 प्लेन्स शामिल थे, 60 to 70 इंडिया के और तकरीबन 30 पाकिस्तान के फाइटर्स वर इन्वॉल्व एंड द बैटल लास्टेड फॉर 1 hour केवल। तो इतना, मतलब फ्रॉम ए प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज। सो वी नीड टू नो, मतलब आई वुड वांट टू टीच अ क्लास कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या टैक्टिक्स थे, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। मतलब मिलिट्री भाई जा ना टाम कुपर से बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा है ना,
वो जॉन स्पेंसर क्या कर रहा है, बैठा है ना वहीं पे, वो तो वॉरफेयर का आदमी है ना, करो ना जॉन स्पेंसर से बात। पर पंगा पता है क्या है, तुम्हारा नैरेटिव नहीं सूट करता इन दोनों को, और वो 1500 आर्टिकल लिखे बैठे हैं दोनों के दोनों, अंगेज है इसी एक्टिविटी में, प्रोफेशनली यही करते हैं, पर तुम बात नहीं करो उनसे, सूट नहीं करता है नहीं। वो तो आया ऑपरेशन सिंधु पे रिसर्च करके भी आया पूरी, जॉन स्पेंसर, और वो अमेरिका में ही है, तो चाहो ना करो बात उससे, कुछ जीवन में तुम्हें ज्ञान आएगा। पर ना, तुमको वो आदमी चाहिए होगा जो तुम्हारे नैरेटिव को काउंट करे, जो तुम्हारे नैरेटिव के मुताबिक बात करे, तभी तो तुम्हारे शो में आएगा वो, है कि नहीं। अब शो क्या है, वो शो क्या है, उसमें तुमने एक खास नैरेटिव को बढ़ाना होता है, उसकी फंडिंग कहां से ले रहे हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरी बला से मुझे केयर भी नहीं कुछ ना मैं देखता। कॉलेजेस वगैरह आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट। तो मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझे इंडिया से कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो खुल के बात करना चाह रहा क्या है, बात है, ना पाकिस्तान से कोई मिल रहा है। आई कांट हैव ओनली फ्रॉम वन साइड। तो मुझे अमेरिका से ट्राई कर रहा हूँ मैं, कोई न्यूट्रल बंदा मिल जाए जो मुझे फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल्स बता सकता है। तो अभी नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा तो आई विल डू अ शो ऑन दैट। सो देर आर सर्टन अदर डिस्कशंस जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये है कि इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर ए मिलिट्री एंगेजमेंट, नहीं समझे। फिर उसके बाद जो डिप्लोमेटिकली वो समझे थे कि सारी दुनिया हमको खड़े रह के तालियां बजाएगी और पाकिस्तान के साथ थू हो जाएगा, लेकिन इट बिकेम द अदर वे अराउंड। मतलब पाकिस्तान अब यूएन का मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है एंड इट इज द चेयरमैन। मतलब जो काम रोटेशन पे होता है वो भी क्रेडिट में पाकिस्तान के। जरा सोचो, अब मैं इसको और क्या कहूं दोस्तों, मतलब एक ऐसा काम जो रोटेशन पे चल रहा होता है, जो कि बनना ही बनना था, वो उसके लिए भी क्रेडिट जो है पाकिस्तान को। क्या बात है, गजब है, वाह भाई वाह, क्या लोग हैं भाई। ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये पिछले महीने, आई थिंक 1 महीने के लिए होता है ना ऑपोजिशन, या 1 साल, आई डोंट नो। सो एनीवे, सो ही पाकिस्तान इज देयर एंड पाकिस्तान अब अमेरिका के ज्यादा करीब हो गया है। मतलब ये तो परेशानी का सबब हो गया है ना, बिकॉज इवन इफ इट इज शॉर्ट टर्म, अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ हथियार वगैरह बेच देते, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेटेजिकली वेरी डिफिकल्ट। और ये जो घपले हुए हैं, कैसे सपने हैं ना दोस्तों, कैसे सपने हैं ये, कैसे सपने हैं। हथियार वगैरह बेच देगा जी, बिल्कुल। F-35 खरीद लो ना, खरीद लो, F-35 खरीद लो खान साहब, खरीद के, तुम तो डॉलर में कमा रहे हो यार, दे दो पाकिस्तान को, खरीद के दान में दे दो, सारे पाकिस्तानी मिलो, सारे पाकिस्तानी मिलके पैसे इकट्ठे करो, अमेरिका को दो, F-35 बेच दो पाकिस्तान को। किसने मना किया है औकात? उसके बाद भी क्या पाकिस्तानी ले पाएंगे? अमेरिका तो बेच देगा, पाकिस्तानी ले सकते हैं, पैसे हैं। अब वो तो है नहीं कि तालिबान है यहाँ पे मुफ्त का माल खाओगे तुम, है? वो तो है नहीं, झूठे वाले बिल भी नहीं चलेंगे, है नहीं। अब तो सब खत्म हो गया, कुछ और तालिबान पैदा करो भाई, कोई और लड़ाई करो आसपास, है नहीं। कमाल है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, अगर आप लेट अस से कि अगर आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नाराज होने की एक ही वजह है, और वो है कि इंडिया इज नॉट एक्नॉलेजिंग पाकिस्तान अमेरिकन मीडिएशन, पहले तो ये सरासर गलत बात है। देखिए, सरासर गलत बात है। तो मेरी माँ मेरे साथ रहती है, मेरी बेगम के साथ कभी भी झगड़ा होता है ना, तो मैंने अपनी माँ के ऊपर मॉरेटोरियम लगाया। मैंने माँ से कहा, आप कभी दखल देंगे हमारे झगड़े के बीच में तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तब नो मीडिएशन वांटेड, जो इंडिया का पोजीशन है, ये बायलैटरल मामला है मेरा और में। जिस दिन मैं मेरी माँ को जरा भी चांस दिया, वो चढ़ जाएंगी बेगम के ऊपर, राइट। सो इट इज लाइक दैट कि आई डू नॉट वांट मीडिएशन ऑन इट। बट जब भी झगड़ा होता है किसी भी चीज का, यूजुअली मेरे वजह से होता है, मैं ये भूल जाता हूँ, वो भूल जाता हूँ। तो इफ माई मदर इंटरफियर, आई इमीडिएटली टेल हर टू स्टे आउट ऑफ इट, इमीडिएट। तो जब मोदी सरकार फोन क्यों लिया जेडी वांस से, उनको कह देते कि हम पाकिस्तान से निपट रहे हैं, वी डोंट बिलीव इन मीडिएशन, वी डोंट वांट मीडिएशन, वी डोंट वांट, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, आई डोंट वांट टू टेक योर फोन, व्हेन दिस इज ओवर वी विल टॉक।
रूबियो का फोन क्यों लिया जयशंकर ने? अजीत डोभाल ने क्यों उठाया रूबियो का फोन? ये देखो आप, ये है मतलब ये शर्तें लगाएंगे। ये कौन लोग हैं जो शर्तें लगाएंगे? भारत अपनी नीति क्यों चलाता है, कैसे चलाता है, कहां तक चलाता है, ये उसका आउटलुक है भाई। तुम कौन हो? इनकी क्या लाइन्स है? इनके व्यूज भारत सरकार तो नहीं मांगती, कोई इंडियन भी नहीं मांगता कि इनका व्यू क्या है, मगर इनका व्यू है कि वो इंडिया सेंट्रिक ही रहता है, क्योंकि उसके बिना कोई इनको देखेगा नहीं दुनिया जहान में। आप दुनिया जहान में जहां अपना काम कर रहे हो करिए, आपको जबरदस्ती इंडिया की पॉलिटिक्स में, जहां इंडिया की सरकार भी नहीं चाहती कि आप बात करें, कोई आपको पूछता नहीं है, यहाँ पे कोई आपको बुलाता नहीं है। वो दिन गए जब बुला लिया जाता था, तो फिर भी क्या कहे, आई मीन जबरदस्ती। तू कौन, मैं खाम खा क्यों लिया उसका फोन? ये वही आदमी है दोस्तों, जब यहाँ पर वो सेवन, इनका जो पिछले वाला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, वो आया था। वो उसकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से, मोदी जी से। इसने सर उठा ली, सब पे अपने बोझ इसी कमर सीमा के शो में आके हल्ला मचा लिया था। वो 3 नंबर का आदमी है, अनइलेक्टेड है, ये प्रधानमंत्री से कैसे मिल सकता है? इंडिया झुक गया, मोदी झुक गया, यही कहानी हमेशा से। और फिर जरा इनसे पूछो कि उसके बाद अगले महीने डोभाल साहब रशिया गए थे, हैं? और वो पुतिन जो 15 फुट की मेज लेके बैठता है, किसी से मिलता है तो एक इस कोने में, दूसरा आदमी उस कोने में बैठ के बात करता है उससे, वो 2 फुट की मेज लेके बैठा था डोभाल के साथ में। वो पिक्चर खूब यहाँ घूमी थी सारे में, तब क्यों नहीं तो मैंने नजर आया 3 नंबर और 1 नंबर? ये डोभाल साहब भी तो अनइलेक्टेड है, ये कौन सा आप इलेक्शन लड़के हैं? तो मगर है क्या, वहां पर नैरेटिव सूट करता था। रशिया के बारे में तुम्हारी औकात है क्या बोलने की? क्या बोलोगे तुम? जो तुम्हारे अन्नदाता है, जिनका दिया तुम खा रहे हो वहां पे पड़े हुए हैं अमेरिका में, वो नहीं बोल पा रहे पुतिन क्या है, ये क्या बोलेंगे? फिर वो पाकिस्तान को फोन कर रहे हैं, फिर वापस इनको फोन कर रहे हैं। क्या ये मीडिएशन नहीं है, ये सारा प्रोसेस? So the mediation was going on. You were taking advice, you were taking intelligence, you were taking information from the Americans, you were talking to them. ये जो मुल्कों के रिश्ते होते हैं वो मियाँ बीवी के रिश्ते नहीं होते, पहली बात। एक बात। दूसरी बात ये, दुनिया का ऐसा कोई इवेंट और ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती जहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी न चल रही हो। यह समझ लीजिए, दुनिया में किसी भी वक्त कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं थी, न है, न कभी होगी, जहां बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड में डिप्लोमेसी न चल रही हो। वो हमेशा चलती रहती है। लोगों के फोन आते रहते हैं, लोग बात करते रहते हैं, एक दूसरे से हालात पूछते रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं है, व्यूज लेते रहते हैं, पॉसिबिलिटीज पूछते रहते हैं। दैट इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ये एक इंटरडिपेंडेंट दुनिया है भाई। मगर ये क्या बात हुई, इसको फोन क्यों उठाया, और इससे बात क्यों की, और इससे बात क्यों की, कि बाद में बात करूंगा? मैंने हु द हेल आर यू यार? इंडिया को अपनी पॉलिसी खुद बनानी है या किसी आन काम से पूछ के बनानी है? कमाल है। रशिया से तो नहीं बात हो रही थी ना? क्या पुतिन से बात हुई थी मोदी की, जो ट्रस्टेड एंड ट्रू फ्रेंड जो है? क्या उनसे बात हो रही? नहीं हो रही थी उनसे बात। देख रहे, ये सरकारिज्म है। तुम्हें क्या बता रहे रशिया से क्या बात हो रही थी या नहीं हो रही थी या हुई थी, ये तुम्हें क्या पता? तुमको बता के किया जाएगा, और तुमको पता नहीं लगे इसका मतलब नहीं हुई। नहीं, क्या बात है? और तुम्हें उस पर रोना नहीं आता? पुतिन जब तुम्हारे ट्रंप से बात करता है तो साथ में क्या कहता है? वो कहता है मोदी को बता रहा हूँ, साइड बाय साइड शी जिनपिंग को बता रहा हूँ, मोदी को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ सारी बात। होता है नहीं? जेलेंस्की को लेकर, यूक्रेन को लेकर जितनी बात होती है वो क्या कर रहे हैं, तुरंत मोदी को फोन कर रहे हैं और बाकायदा बता रहे हैं वहां लोगों को अलग अलग मुलाकातों में कि भाई मैं बता रहा हूं उनको, दे आर विद अस। और अभी देखना, वैसे तो कोई सीज फायर होने नहीं जा रहा यूक्रेन में, गलती में कभी किसी दिन हो भी गया तो देखना, अगर एक अमेरिकी या एक नेटो वहां नजर आ जाए तुमको, देख लेना सिर के बल, तुमको पता लगेगा उस दिन कौन मोदी कौन इंडिया। और तुम्हारे जैसे लोग फिर उसी टाइम बिलोंग कर रहे होंगे, नहीं 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 इंडिया पे होना था वहां पे। कबूतर टाइम, दोगले लोग हैं भाई। किसी और से वो नहीं बात है। फ्रांस को तो रोहित शर्मा बल्कि एक रिपोर्टर है पाकिस्तान इंडिया के, वो मुझे कह रहे थे कि फ्रांस हमारा स्टेट की तरह है। मतलब जैसा इजराइल के पास अमेरिका का वीटो है, इंडिया के पास फ्रांस का वीटो है इन द यूएन सिक्योरिटी। फ्रांस से कुछ बातें नहीं हुई। मैं देखिए, अब ये होती है औकात। हिंदुस्तान में तमाम जो पत्रकार थे दुनिया भर के, कौन राजदीप सरदेसाई, कौन बरखादत, कौन क्या कौन नहीं ना, एक आदमी इनको कौन दिखाई दिया, रोहित शर्मा। लो जी, वो कह रहे हैं वो कौन है, वो आगे पत्रकार है। कब से वो पत्रकार भाई?
कब से? और उसको सीरियसली लेने लग गए तुम, इतनी औकात है तुम्हारी, वाह क्या विक्रम से उसके बाद बात हुई, उस दिन रात को बात हुई, तो इतने जो अमेरिका के एलाइज हैं इंडिया के, उनके तो फोन कॉल्स तो नहीं आए ना मीडिएशन के लिए, तो फिर अमेरिका के आप क्यों कॉल्स ले रहे थे? तो दैट इज माय पॉइंट कि यू हैव एक्चुअली अलाउड मीडिएशन टू हैपन, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन मीडिएशन, फिर आप उसको डिनाई कर रहे हैं। दोस्तों मीडिएशन ऐसा कुछ नहीं होता है। मीडिएशन की बात होती है जब कहा जाता है मीडिएशन को, तो ये ऑफिशियल मीडिएशन की बात होती है। बैकग्राउंड में कौन किससे फोन पे बात कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग मुद्दा होता है। इन बातों को लेकर अगर कोई इस तरह की कहानी, और दूसरी बात ये, मोदी ने नहीं माना ना, भारत ने नहीं माना ना, अब बताओ क्या करना है? तुम्हें लगता है कि उससे वो नाराज है ट्रंप, होले नाराज हमारी बला से? ट्रंप को क्या लगता है कि हम उसके पीछे जाएंगे? नहीं गए ना, आज तक नहीं गए ना। ट्रेड डील हुई नहीं हुई ना। हमने कुछ कहा? भारत ने क्या कहा? हमारे लोगों ने तुम्हारे यहां जाकर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर खड़े होकर कहा भैया हो जाए बड़ा अच्छा है, और नहीं हो हेवंस विल नॉट फॉल। ये अमेरिका में खड़े होकर लोगों ने कहा है हमारे कि नहीं होती ना हो, बट इन चीजों पे समझौते नहीं होंगे। दैट इज हाउ इट गोज। ये होता है स्टैंड लेना। ये नहीं कि 24 घंटे में ट्रंप की तरह से बातें बदल जाए कि अभी कुछ बोला 24 घंटे बाद कुछ और बोला। कहां गया वो कॉन्सिक्वेंसेस भाई? कहां गए वो कॉन्सिक्वेंसेस जो पुतिन के साथ होने वाले थे? अगर सीजफायर नहीं किया तो मना कर दिया ना उसने सीजफायर, नहीं होता सीजफायर, चलेगा ऐसे ही। क्या कर लिया भाई? बहादुर बनते हो, सुपर पावर फॉर व्हाट रीजन आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे वो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रही है। बिकॉज इससे पहले भी अमेरिका ने रोल अदा किया था गलवान के वक्त, सॉरी गलवान कह रहा हूँ, कारगिल के वक्त अमेरिका का रोल था, बालाकोट के बाद भी अमेरिका का रोल था। अमेरिका वाज ऑलवेज इन्वॉल्वड इन एवरी इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, तो भाई अमेरिका का जो रोल था वो किसके लिए था? 99 में कारगिल में अमेरिका का रोल किसके लिए था? हमने मांगी थी वो, बुलाया था उसने, तुम्हारे क्लिंटन ने बुलाया था ना वाजपेयी को। आज आए थे वाजपेयी? नहीं आए ना। फोन तक पे बात नहीं की उन्होंने कि ना नहीं करेंगे, पहले खत्म होगा किस्सा। मार मार के भूत बना दिया था कारगिल में, मरे थे ना। और अमेरिका ने किसका साथ दिया था उस टाइम पे? जिसके पास गए थे गोद में बैठने गए कि अमेरिका से कैसे रुकवाओ, चाहे वो मुशर्रफ हो चाहे नवाज शरीफ, हमारी बला से, हमारे लिए दोनों बराबर, हमारे लिए क्या, मैं दोनों पाकिस्तानी। तो क्या किया उन्होंने? अमेरिका के पास जाने वाले कौन थे? पाकिस्तानी थे ना। आज भी हम ये कह रहे हैं पाकिस्तानी गए। क्यों गए? जिनका नुकसान होता है वही जाते हैं भाई, वही जाते हैं मीडिएशन के लिए, वही आज गए। नहीं मानना मत मानो। तुम भारत से सबूत मांगते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है भाई? हमने 5 मारे, वो ट्रंप की तरह हमने 5 मारे, कौन सा सबूत दिया भाई? कहां है 5 तुम्हारे पास? दिखाना जरा। हमने नंबर बताया, हमने लोकेशन बताई, ये सबूत होता है? मैं 20 नंबर बता दूं तुम्हारे हवाई आयोग, तुम्हारे लोगों के नंबर, वहां क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जब एनआईसी कार्ड उसका नजर आ जाता है, अब्दुल राउफ का, वो जब वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़वा रहा था आतंकवादियों को मरने के बाद में, वो तो एनआईसी कार्ड के बाद में पाकिस्तानी नहीं मान रहे, उनका क्या करोगे? क्या बात है यार। कॉन्फ्लिक्ट इन सम वे और दी अदर। तो आई डोंट नो व्हाट द होल लॉजिक इज। पब्लिक को आके एक्सप्लेन करें कि क्यों हम ये बात को डिनाई कर रहे हैं, हालांकि हुई है नेगोशिएशंस। फिर ट्रंप को कैसा पता चला कि सीजफायर हो गई जो उन्होंने अनाउंस किया? ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है जयशंकर से। कभी इंडियन रिपोर्टर से सुना आप ये पूछते हुए कि इफ देयर वाज नो मीडिएशन एंड अमेरिका हैड नो रोल, देन हाउ डिड ट्रंप, क्या इल्हाम हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके ट्रंप को कहा उठो उठो बाबा सीजफायर हो गया? ये जिब्रील इस्लाम को कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ आकाशवाणी होती है वैसे, है ना, अंतरात्मा की आवाजें होती हैं, वाइब्स होती हैं, है ना। ये सब हमारे नहीं होता, है ना। ये पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में गाना गाया अपना लेके, है ना, वही ठीक रहोगे तुम। और एक बात और सुनो, ये जो मैंने कहा ना कि ये जो बातचीत है उसको कैसे पता लगा, उसी से पूछो ना कैसे पता लगा। जब भारत ने कहा कि हमसे बात हुई है, हम कह रहे हैं हमसे बात हुई है, नेगोशिएशंस नहीं, हमसे उसने बात कहा है कि भाई आप पे हमला होने वाला है, ट्रंप इसने वेंस ने कहा है ना, जेडी वेंस ने, तो फिर ठीक है उसको जवाब दे दिया गया, तो कोई बात नहीं। अगर कर्टसी है, दो लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं अपने आप को, हर बात में खड़े रहने की बात करते हैं, हमने उनको दोस्त माना है,
तो हम फोन पे बात क्यों नहीं करेंगे भाई इनसे? इसलिए कोई कान कान का जो है वो मना कर रहा है हमको, इसलिए। रिपोर्ट, कभी कभी ट्रम्प एक्ट्स लाइक अ रिपोर्टर ना, ब्रेकिंग न्यूज वो देते हैं। हम्म। तो ब्रेकिंग न्यूज ट्रम्प के पास से क्यों आई? दीज आर सिंपल क्वेश्चन, जब मेरे दिमाग में आ सकते तो इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े 30 मार खान बैठे हुए हैं वहां हाँ, पर तो रिपोर्टर्स, सबने व्हाई पूछ लिया। कांट दे आस्क दिस क्वेश्चन? हम्म। स्मिता प्रकाश ने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं अपने चैनल पर, विद इंडियन जनरल्स भी आ रहे हैं वहां पे, रिटायर्ड जनरल्स, एम्बेसडर्स, इन सर्विस मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। किसी से नहीं पूछ रही कि भाई ट्रम्प को कैसा पता चला कि सीज फायर हो गया? So there is simple questions to be answered, which ना प्रेस पूछ रहा है ना मोदी अपने तरफ से क्लास। मुझे बताओ दोस्तों, कोई क्या पूछेगा जब मोदी खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये फोन कॉल आए, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हाँ भाई लोगों से बात हुई, इनसे ये बात हुई, सारी बात तो बताई गई। तो यहाँ भारत में अगर किसी को क्यूरियोसिटी नहीं है इससे ज्यादा जानने की, तो नहीं है। तुम्हें क्यों परेशानी हो रही भाई? किसके लिए सब? इसलिए राहुल गांधी पूछ रहा है। तो राहुल गांधी तो अपनी सीटें बचाए, अपनी नागरिकता बचाए, अपनी सिटीजनशिप बचाए, दो पासपोर्ट के ऊपर केस चल रहे हैं, तो ठीक है। पहले तो वो अपना अपना भला देखे ना। अभी दोनों भाई बहन अरेस्ट होने की हालत में आ गए थे, तो ठीक है, उनकी कहानी इलेक्शन दे दो, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। तुम बीच में कहां फंस रहे हो? मैं दूर रखो अपने आप को। पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन हो गया भाई, इट वाज सो स्ट्रेंज। मतलब मेरे पास व्हाट्सएप नंबर्स नहीं है मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, वरना मैं उनको भिजाता कि ये सवाल पूछें कि भाई ट्रम्प को क्या कैसा बात? पता चला अगर मीडिएशन नहीं हो रहा था कि सीज फायर हो गया, अब होने वाला है। ही अनाउंस द सीज फायर बिफोर। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ खान साहब, एक काम करिएगा, थोड़ा बहुत बजाय कि इतने सारे इंटरव्यू जो आप चीमा को देते रहते हैं ना, इसके बजाय थोड़ा काम क्या करिए, ऑनलाइन जाइए। हर एक एमपी जो राज्यसभा में है या लोकसभा में है, उसके ऑफिस का नंबर बाकायदा ऑनलाइन मौजूद है, उसके ईमेल मौजूद है। अब आपसे कोई पर्सनली तो बात करेगा नहीं। जिस आदमी को भारत में आने से ही मना हो, मतलब तुम्हारा तो अकाउंट तक यहाँ बैन है, ट्विटर अकाउंट तक बैन है यहाँ है, तो जरा खुद ही सोचो तुमसे कौन बात करेगा। लेकिन बहुत पॉसिबल है कि कुछ हो ऐसे खास किस्म के लोग जो आपसे बात करना चाहते हो, तो उनके सबके नंबर आपको मिल जाएंगे वहां पे, सबके ऑफिस के नंबर मिल जाएंगे, आप फोन करिए वहां पे, है ना। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। अब कोई ये तुम सोचो कि यहाँ के लोग तुमको लेके वहां दें, राजा जी को जूते पहनाए तो राजा जी लड़ने जाए, नहीं वो होने जरा। एवरीबॉडी, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन है, उसका क्लियर आंसर दे दें। यही होगा ना कि सीज फायर होने, अगर अगर लेट्स टेक के इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे कि जो डीजीएमओ था, दोनों के बीच में बातचीत हुई, डीजीएमओ के बाद सीज फायर अग्री हो गया, लेट्स टेक इंडियन पाकिस्तानी, ओके। हो सकता कि इंडिया की तरफ से, इंडिया के सीडीसी या राजनाथ सिंह उस लाइन पर हो। बातचीत तो डीजीएमओ की हो रही है, बट देयर माइट बी अदर पीपल ऑन द इंडियन साइड लिसनिंग आल्सो। शायद उस तरफ आसिम मुनीर भी हो, सुन रहे हो। Now the decision has been made that we will start ceasefire at 6 a.m. whatever it was. उसके बाद क्या करोगे आप? डीजीएमओ अगर आप इंडिया के हैं तो आप राजनाथ सिंह को बोलोगे, या ही इज ऑलरेडी ऑन द लाइन, नाउ यू विल टेल द प्राइम मिनिस्टर, और ही इज ऑलरेडी ऑन द लाइन। अगर जंग चल रही इंडिया में, पता नहीं मुझे सिचुएशन रूम है या नहीं, जैसा व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम है, जैसा आपने जो फोटो देखा था बिन लादेन को मारने के बाद, यू सॉ हाउ ओबामा एंड हिलरी, मतलब आइकॉनिक पिक्चर बन गई ना, वो जैसा बैठे हुए थे आप, पोजीशन से भी इट वाज बिल्कुल आइकॉनिक पिक्चर था, आइकॉनिक इवेंट भी तो था ना। तुम्हारे भाईचारे वाले लोग हैं जिन्होंने बिठा रखा था उसको 10 साल से, कभी बात नहीं की उसके बाद वैसे, है कि क्यों बिठा रखा था, ये कभी चीमा खान बताया क्या आपको? फिर कहेंगे मैं तो उस समय स्कूल में था जी, निक्कर पहन के घूम रहा था, मेरे को क्या पता, मैं तो, मेरी हिस्ट्री को मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है, बात हिस्ट्री भी कर रहे होते हैं, मगर मैं कर देते हैं यहाँ जवाब देने की बात है। उन्होंने मैं तो नन्ना मुन्ना बालक था उस समय, मेरे को क्या पता क्यों क्या हुआ था और क्यों हुआ था। कमाल है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओबामा वाज नॉट सिटिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन उस फोटोग्राफ में। तो अगर उस तरह का इंडिया का सिचुएशन रूम है, तो आई एम अज्यूमिंग कि प्राइम मिनिस्टर वुड बी इन द सिचुएशन रूम, वॉर चल रही है, तो वहीं से तो टेलीफोन पे डीजीएमओ से बात हो सकती थी, तो वहां से वो अनाउंस कर सकते थे। तो क्या इन्होंने फोन उठा के ट्रम्प को बोला भाई सीज फायर हो गया, एंड देन ट्रम्प अनाउंस्ड इट, राइट? और वाज रूबियो ऑन द लाइन जब डीजीएमओ की बातचीत हुई? कोई बताएगा ना तो नानी मर जाएगी।
रहने दो, अगर किसी को सच पता लग गया ना तो रोना आ जाएगा, कहेगा ये तो पता ही नहीं था, डिक्लासिफाइड पेपर में पता लग रहा है मुझे है कि क्यों बात हो रही थी वहां पे और क्यों वो लोग बात कर रहे थे। एक काम करो खान साहब, आप अपने लोगों से जो आपके अपने हैं वहां पर है ना, रूबियो, ट्रम्प, मतलब सब पड़ोसी हैं आपके है ना, उनसे पूछो कि भला एक ऐसी लड़ाई जहां एक दिन पहले तुम कह रहे थे 1400 साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे हमारी भला से, 24 घंटे पहले बेंस कह रहे थे कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट, यही कह रहे थे ना। तो ऐसी क्या मौत आ गई कि अचानक दोनों के दोनों तरफ पड़े कूदने, क्रेडिट लेने भी, फोन करने के लिए भी। अपने घर में पूछो ना सवाल, पता लगेगा तुमको कि दरअसल कौन मर रहा था, किसके पेट में दर्द हो रहा था और क्यों हो रहा था, है नहीं? वो बताएंगे ना, प्राइवेट प्राइवेट वाली बात है, तुम्हारे सबको प्राइवेट कॉन्टेक्ट है, प्राइवेट बात करो। वहां के प्राइवेट नंबर तुमको मिलते नहीं, यहाँ प्राइवेट नंबर ढूंढ रहे लोगों के, बात करते हैं। हाँ, ये सारे सवाल है ना, इसके जवाब नहीं है पब्लिक में, और इसके जवाब नहीं होना इज नथिंग सीक्रेट, इट इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। जैसा अब आप बात कर रहे हैं, अब चंद हजार लोग सुनेंगे, उनके दिमाग में भी अगर वो अपने दिमाग खुल ओपन माइंड से अगर सुन रहे हैं, देन दे विल अंडरस्टैंड कि यस दिस क्वेश्चन। देख रहे तो ये शब्द भी है, यानी कि अगर आप इनसे एग्री नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुले दिमाग के लोग नहीं। आप समझे, मतलब आप भी घेरे में आ गए, जो लोग देख रहे हैं वही घेरे में आ गए, या तो मेरी तरह सोचो और नहीं सोचते इसका मैं खुले दिमाग के नहीं हूँ। कमाल है। needs an answer as to how did Trump know and how did he announce first. So I'm not very happy with the transparency of this government at all. Democracy की बहुत बातें करते हैं, but they're not very democratic. एक्चुअली खान साहब, आपको अपने मुल्क के बारे में जहां आप बैठे हुए हैं वहां की बात करनी चाहिए कि वहां के लोग कितने खुले हुए हैं, कितनी ईमानदारी से, कितनी डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं। वैसे अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड भी डेमोक्रेसी को लेकर बात करने लायक नहीं है, कतई बात करने लायक नहीं है। इनफैक्ट डेमोक्रेसी की बात पे अमेरिका का नाम भी नहीं आना चाहिए। बेशर्मी की हालत है जो जिस डेमोक्रेसी की बात अमेरिका करता है, जिस डेमोक्रेसी को चलता है, और जिस समय अब चल रहा है। और जहां तक आप बात ये कर रहे हैं कि बताएं बताएं बताएं, तो आपका अपना मुल्क जहां बैठे हैं ना, वही आपको बता दे गनीमत है कि दरअसल कौन लोग मरे, वो कौन लोग थे जो नूर खान में मरे, कौन लोग थे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चला रहे थे, कैसे वहां बैठी हुई टीम जिसका काम ही सिर्फ F-16 को ऑब्जर्व करना है, उसकी एक्टिविटीज को देखना है, उसको ही नहीं पता कि कितने जहाज गए, तो वो टीम किस लिए बैठी है यहाँ पे? ये सवाल है, अपने एंड पे पूछिए कभी। और they need fresh ideas, they need fresh blood. एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि doing the same thing over and over again and expecting different results is the definition of insanity. अगर फॉरेन पॉलिसी देखिए, या तो मैसेंजर में गड़बड़ है या मैसेज में गड़बड़ है, इट इज नॉट लैंडिंग राइट। ये सवाल कोई पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते खान साहब कि एक ही बात को बार बार करके डिफरेंट रिजल्ट्स लेना, 5 जंगे हार जाना और उसके बाद भी वही करते रहना, भला कैसे क्या मिलेगा? कई तरीके से जंग कर ली, प्रॉक्सी कर ली, डायरेक्ट कर ली, हर तरह से कर ली, हर बार मात खा ली, हर बार सरेंडर कर लिया, मगर फिर भी दिल है कि मानता नहीं। So that is the big question. मतलब it is not just a failure with डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये फेलियर इवन ब्रिक्स में है। ब्रिक्स के पार्टनर्स ने भी पाकिस्तान को अगस्त 12 को जो मीटिंग हुई, आई डोंट नो वेदर आप उसके ऊपर शो किए हैं या नहीं, जो काउंटर टेररिज्म की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, तो अमेरिका का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया। तो देखिए आप, जी हाँ, जब से झगड़ा शुरू हुआ है, ये पंगा शुरू हुआ है, जो अमेरिकन ट्रेड नेगोशिएटर्स इंडिया आने वाले थे वो नहीं आए, लेकिन एक नया डेवलपमेंट हो गया जो पाकिस्तान अमेरिका के बीच में जो डायलॉग हो रहा, तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें अगर आप देखें, दे हैव टॉक्ड अबाउट द जाफर एक्सप्रेस, और ये कहा कि पाकिस्तान इज ए सोर्स ऑफ बैटल और पीस इन द रीजन। ना पहलगाम का कोई जिक्र, ना ऑपरेशन सिंदूर का कोई जिक्र। दोज आर फेलियर्स ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। अमेरिका बॉस ऐसा है, आप रहने दें भारत को, मैं बार बार बात कर रहा हूँ। जाफर एक्सप्रेस को अमेरिका रो रहा है, ट्रंप को बड़ा रोना आ रहा है जाफर एक्सप्रेस को लेकर, तो वो करे जो करना है भाई।
मजीद जो मजीद ब्रिगेड है उसको उन्होंने टेररिस्ट अनाउंस कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि उनके इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बीएलए को, या उनके कौन से असेट्स हैं जो अमेरिका में जिसको आप सीज कर लोगे, कौन सी जिनकी एक्टिविटीज हैं जो अमेरिका में है जिनको आप सीज कर लोगे, कौन से उनके फंड है जिनको आप सीज कर लोगे, क्या कर लोगे भाई? अनाउंस कर लो, जो करना है कर लो। पिट फिर भी पाकिस्तानी रहे हैं और रोज के रोज मर रहे हैं, तो बीएलए तो कैसा वहां खत्म हुआ। अब चीमा साहब से कहेंगे मुझे कैसे पता लग रहा है, सबको पता लग रहा है। अब ये कहेंगे, इनका ये भी कहना है कि बीएलए की तमाम जो एक्शन होते हैं उनकी खबर इंडिया से कैसे लीक होती है, इसलिए क्योंकि आप रोकते हैं, वो आप भी लीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में खबर नहीं होती लोगों को, बस आप खबर देते नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ आती है, हम दे देते हैं, इतनी सी बात है। जिसको जो सूट कर रहा होता है वो कर रहा होता है, नो डाउट। हमें भी मजा आता है कि एक ऐसा मुल्क जो हमें दुश्मन करता है उसके यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, थैंक यू वेरी मच। ठीक वैसे ही जैसे आपके यहाँ बड़ा मजा आता है जब हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ होती है। दैट्स हाउ इट इज, सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम क्या है? इस्लामाबाद जाए, काउंटर टेररिज्म की बातें करे दिन भर और पहलगाम का जिक्र ना करें, ना दैट इज करें, अ कोई दिक्कत फेलियर। नहीं। मतलब इट्स सपोज्ड टू बी इंडिया स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना। अगर चाइना इंडिया से बात करता है, ऐसा है भाई, मेरी बात सुन, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपने घर लेके जाओ। गरज है पार्टनरशिप करो, नहीं गरज है चूल्हे में जाओ। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट अमेरिका, यू, एनीबडी। यू नीड इट, कम ओवर, टर्म्स शुड बी आवर्स। ये नहीं हो सकता कि ट्रंप कोई यहाँ फोन करेगा और कहता ओ कोई बात नहीं कनाडा से यहाँ आ जाओ, ऐसे नहीं होता। ये गुलाम करते हैं, मुनीर जैसे लोग करेंगे, उनको फोन आएगा तुरंत अमेरिका भागेंगे, शवा से ही भागेगा, उसको सऊदी जाता है भाग जाता है। ये उन मुल्कों में होता है जो गुलाम होते हैं। न भारत से उम्मीद करो इस चीजों की, कुछ नहीं होने वाला इस तरह का। यहाँ पे हमारे यहाँ इस तरह से काम नहीं करते। दिन भर टेररिज्म के बारे में या क्रॉस बॉर्डर इश्यूज, तो क्या वो इंडिया के साथ जाफर एक्सप्रेस का इशू नहीं उठाएगा? एससीओ में तो उठ गया था ना। दैट इज ए क्वेश्चन टू आस्क डॉक्टर जयशंकर कि भाई, इज योर डिप्लोमेसी स्टिल इफेक्टिव? तो खान साहब एक काम करें ना, आप भी जाफर एक्सप्रेस को सबूत दिलवा दें पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो खाली बकवास ही की है ना, बक दिया है खाली मुंह से अपने फटे हुए, तो बकने से कुछ नहीं होता ना। एक सबूत को दिया है जाफर एक्सप्रेस के लिए, खाली बका ही तो है। और बाय द वे, तमाम इवेंट जब चल रहा था तो ये क्या बोल रहे थे ये पाकिस्तानी कि नहीं हमने कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है, अफगानिस्तान में इनका सेंटर है, अफगानिस्तान से लोग आए जिन्होंने किया है, अफगानिस्तानी है। उस समय तक अफगानियों को गाली दे रहे थे, फिर उनको अचानक याद आया कि अरे अरे इसमें तो हम इंडिया को भी लपेट सकते हैं, तो इंडिया इंडिया करने लग गए। व्हाट इज द प्रूफ? ऐसा कैसे कि हर प्रूफ के लिए इंडिया के पास आ जाते हो, वहां नहीं जाते हो अपने रिश्तेदारों के पास? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है टू चेक एंड आस्क डॉक्टर जयशंकर कि आपकी डिप्लोमेसी की क्या जो है वो पोजीशन है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी अमेरिका के अंदर मुलाकात हो रही है ट्रम्प साहब की और पुतिन साहब की, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपको लगता है कि अगर ये चीजें हो जाती हैं तो इंडिया के मामला बेहतर हो जाएंगे, या आपको ये लगता है कि ये चीजें खराब ही रहेंगी? और तीसरा, या आपको ये भी लगता है क्या कि देयर इज सम डॉक्ट्राइनल शिफ्ट in American perspective on India? ओके, इस पे भी जरा। तो मैं एक इंडिया में एक शो है कॉल्ड द लल्लन टॉप, आपने शायद देखा होगा। तो दी लल्लन टॉप पे ये सारे मुद्दे को हमने डिस्कस किया था कल, और एक बहुत ही सीनियर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विवेक काटजू है उनका नाम, ही वाज देयर ऑन द शो। बहुत ही मोतबर और बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं वो, एंड ही राइट्स अ लॉट आई थिंक ऑन इंडिया पाकिस्तान इश्यूज पे भी लिखते हैं। इवन या पाकिस्तान के अखबारों में भी उनका आर्टिकल आया हुआ है, मतलब ही इज वेरी लर्नड पर्सन। या हाँ, तो उन्होंने एक मतलब ही मेड अ वेरी रियलिस्ट आर्गुमेंट कि इट डज नॉट मैटर हु इज इन चार्ज। जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के, और फॉरेन पॉलिसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, बिल्कुल सही कहा। इट इज नॉट एंटायरली ट्रू। मतलब अच्छा, जो बाइडेन ने वही ट्रेड डेटा देखा एंड ही बिहेव डिफरेंटली विद इंडिया, और ट्रंप ने वही ट्रेड डेटा देखा और उसने टैरिफ 25% लगा दी। तो डेमोक्रेसी नहीं है ना? You can say that there is a difference that an individual makes, but overall जो broad ये फर्क है, ये फर्क होता है डेमोक्रेसी का।
जहां सिस्टम काम कर रहे होते हैं वो सिस्टम को डोमिनेट कर रहा है। खान साहब आपको क्यों नहीं शर्म आ रही है बोलते हुए कि तमाम जो लोग ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे थे वो जिस मसौदा जो बना था उसका उस पर अग्री करके गए थे। इट वॉज ओनली डोनाल्ड ट्रंप हु ऑब्जेक्टेड टू दैट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीजंस। हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? इंडिया ने क्यों नहीं एग्री किया? और अब वही अमेरिका अब क्यों आ रहा है उन्हीं चीजों को लेकर काम करने के लिए? वही बेसेंट जो स्कॉट बेसेंट जब तक बकवास कर रहा था अब क्या कह रहा है कि नहीं इंडिया विल नॉट बेंड डाउन, नो इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। यही कह रहा है ना। अकल आ गई ना, सब कुछ करके देख लिया। मगर आप मुद्दे पे आइए जो वो हमारा सीमा बात कर रहा है आपसे, असली इंटरेस्ट में जो वहां है। पर्सपेक्टिव है वो सही है, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बदलते नहीं है ट्रंप के आने से या ट्रंप के जाने से। तो इंडिया के लिए फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव एक सीरियस सवाल ये है कि कैन वी ब्लेम द एंटायर deterioration of US-India relations on Trump? And अगर आंसर जरा भी नो है then there is a source of worry. और वरी ये है कि is it possible कि अमेरिका has downgraded इंडिया की strategic importance? ये सवाल उठता है। क्या इंडिया अब उतना अहमियत is not as important as it used to be? ठीक है। जब मैं इंडिया से MBA करके निकला था मुझे बहुत जॉब्स मिलते थे इंडिया में। तो मैंने सिर्फ 3 साल इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में बात की, हर साल जॉब बदली, डबल ट्रिपल तनख्वाह की और फिर अमेरिका आ गया मैं। तो मेरा एक सबॉर्डिनेट हुआ करता था, पंचाल नाम था उसका। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। ही सेड बच्चू तुम अभी यंग हो और जब लोग तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे पोटेंशियल को देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इंजीनियर भी हो, MBA भी हो, स्मार्ट हो और अच्छा बोल लेते हो, तो दे आर लुकिंग एट योर पोटेंशियल एंड दे आर हायरिंग यू। लेकिन आज से 4-5 साल के बाद जब तुम दोबारा इंटरव्यूज में जाएंगे, दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू लुक एट योर पोटेंशियल, दे आर गोइंग टू से कि पिछले 5 साल में तुमने क्या किया किसी कंपनी में। तो वो बेसिकली कह रहा था डोंट जंप जॉब, स्टे इन अ कंपनी, डू सम गुड प्रोजेक्ट, फिर उस प्रोजेक्ट को लेकर तुम अब जंप करो, यू नो। हाँ मैंने पिछले 5 साल में ये किया राइट। तो इंडिया का भी वैसे ही हो गया है कि दे आर लुकिंग बैक एट द क्वाड पार्टनरशिप एंड सेइंग व्हाट हैज इंडिया डन फॉर अमेरिका। मैं आपको गिना दे सकता हूँ अमेरिका ने क्या किया इंडिया के लिए। बहुत सारी चीजें की थ्रू क्वाड, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ICET के प्रोजेक्ट, जॉइंट मिलिट्री स्टार्टअप्स। अभी ये निसार को देखें जो प्रोजेक्ट हुआ है उसमें $1.2 बिलियन नासा से आए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू इंडिया दैट यू कैन सी कॉन्स्टेंटली गोइंग। मित्रों ये क्यों ना काम किया जाए, इस निसार की जो बात कर रहे हैं इस पर डिटेल में बात क्यों नहीं करते? सिर्फ इतनी सी बात कहने से बात थोड़ी बन जाती है। एक प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत कुछ दोनों देशों के लिए लेकर और देकर आता है। अगर वो 1.2 बिलियन इंडिया को दे रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में उनकी हिस्सेदारी जो थी वो क्या थी, उसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो क्या थे, क्या वो इंडिया के फायदे में थे या अमेरिका के फायदे में थे? ये तमाम बातें वो हैं जिनको देखा जाना चाहिए। ये उन पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा गिन रहा है। तो ये टिपिकल पाकिस्तानी एटीट्यूड है ना, सिर्फ बात पैसे की हो रही है, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है। उसके जो काम के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है उस पर बात नहीं हो रही है। तो ये एक लिमिटेड स्केल पे बात करना होता है। घटिया किस्म के आर्गुमेंट्स होते हैं वो जिस तरह से निकाले जाते हैं। और अब अगर अमेरिका को पार्टनरशिप खत्म करनी होगी क्वाड में, अमेरिका ने क्या किया है वो एक अलग मुद्दा है। अमेरिका की चाहत क्या है भाई? अमेरिका क्या चाहता है कि वो वहां बैठेगा, अपने बॉर्डर से दूर रहेगा, हमको चाइना से लड़ाएगा। यही हुआ ना। क्या इंडिया ने कभी एक दिन के लिए भी क्वाड के अंदर सिक्योरिटी कंपोनेंट को एक्सेप्ट किया है? और अगर नहीं तो ये प्रॉब्लम अमेरिका की है ना। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम वहां पर इसके लिए आ रहे हैं। हमने कब कहा कि हम चाइना से जाकर लड़ाई करेंगे, यहाँ पर जंग करेंगे? और जिस दिन जंग करनी थी तो की, और आज साथ में जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी तो। और बाय द वे ये कहना कि भारत की इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, वो अमेरिका के लिए खत्म हो रही होगी क्योंकि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव नहीं मेल खाते। लेकिन जनाब एक बात और सुन लीजिए, दुनिया के लिए अमेरिका की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है, ये भी एक सच है। चाहे वो ट्रेड को देख लीजिए चाहे कहीं और, 20 आपको इसके बाद आर्टिकल मिल जाएंगे, 20 खबरें मिल जाएंगी, ना हो मुझसे ले लीजिएगा। जरा देखिए कनाडा कैसे बिहेव कर रहा है। कल देखिए ना, कल मैक्सिको ने क्या किया है, क्लाउडिया शॉनबाख ने, उसने क्या किया है?
करने चलेंगे। ऑन राइट, ड्रोन्स भी, प्रेडेटर ड्रोन्स भी बेचे हैं, अगर आपको याद है पिछले कितने ड्रोन आए बच्चे प्रेडेटर, कितने आए? एक भी आया अभी तक? पैसे खाए बैठे हो 5 साल से, अभी 2 साल और भेजने लगेंगे आने में। आएंगे या नहीं आएंगे कोई जानता नहीं, अमेरिका का माल है। पिछले वाले 6 चॉपर के पैसे लिए थे, 5 साल बाद अभी 3 आए हैं। इस साल के आखिर में बाकी की 3 आने की बात हो रही है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी दे दी भाई तुमने ऐसी जो यहाँ पे नहीं थी पहले से? कौन सी टेक्नोलॉजी बताओ ना। आईसीसी साल इंडिया ने खरीदे उनके साथ। So I think if the answer is that India is not bringing much to the table, then they will downgrade India, and I don't know that. मुझे नहीं पता कि उन्होंने डाउनग्रेड किया या नहीं, बट वो एक सवाल है जिसका डिस्कशन नहीं हो रहा इंडिया में, और हो कहीं रहा है। मतलब यहाँ पे अदर्स अमेरिकन्स आर रेजिंग दैट क्वेश्चन नाउ। यहाँ खूब डिस्कशन हो रहा है। अमेरिकन्स आर रेजिंग दिस क्वेश्चन कि मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो यूएसआईपी में हुआ करते थे, मार्की, डैनियल मार्की। हाँ, तो डैनियल मार्की करण थापर पे थे, तो वहां पे ये सवाल उठा कि एंड ही वाज, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना, कि कौन किसको एज गेस्ट ले रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बात निकलेगी, है नहीं? चोर चोर मोसेरे भाई, चलिए सुनी लीजिए। मतलब डैनियल मार्की क्योंकि रह चुके हैं गवर्नमेंट में, ही हैज फ्रेंड्स इन द गवर्नमेंट, तो ही हैज थोड़ा इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो मेरे पास नहीं है, यू नो। तो डैनियल मार्की का जो जवाब था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने 2 नई चीजें कहा। एक कि जो फोन कॉल था मोदी का विद ट्रम्प, वो एक्रिमोनियस था, ये लफ्ज यूज किया उसने, यानी इट वाज नॉट अ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन, टेंशन बहुत थी उस गुफ्तगू में। और जो दूसरी बात उसने की, ये करण थापर के शो पे आप लोग देख सकते हैं, मैं कुछ हवा से नहीं निकाल रहा हूँ ये बातें। दूसरी बात, ये सवाल भी उठा कि क्या देयर इज अ परसेप्शन के इंडिया मे नॉट बी एज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अनलाइक बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्प समझते हैं कि ही कैन नेगोशिएट। अगर वो पुतिन के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं तो शी के साथ क्यों नहीं कर सकते? एंड इफ ही कैन डील विद शी डायरेक्टली, व्हाई डज ही नीड इंडिया? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये सीरियस मामला है ऑन फॉरेन पॉलिसी, जो मतलब मैं अपने हर शो में किसी ना किसी तरह से ऐसे सवाल उठाते रहता हूँ लोगों से। ये कैसे सवाल है मित्रों, जरा आप अकल देखिए। शी जिनपिंग से अगर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, खूब करिए। हमने तो कहा हमारी कोई जरूरत है उसमें, ना हमारे से कोई मीडियम से बात हो रही है। लेकिन क्या शी ने कोई बात मान ली तुम्हारी? पुतिन से खूब बात होती है, क्या निकाल लिया पुतिन से? जूते मारे पुतिन ने भी। पुतिन को तुम धमकी देने चले थे 4 दिन पहले, पनडुब्बियां भेजी थी न्यूक्लियर। क्या किया पुतिन ने? उल्टे से अपने ऊपर से पनडुब्बियां भेज दी। लो सबमरीन लो, तुम बेटा न्यूक्लियर सबमरीन लो, धमकी दे रहे हो। चलो तुम औकात बता के रखी दोनों ने तुमको अपनी। हिम्मत है क्या सी से खुद करने की बात है जो कर रहे हो? 300% तक लगाने चले थे टैक्स पे, क्या किया उन्होंने? रुला के रख दिया महीने भर में, और 300 से सीधे कहां गिरे आके 30 पे। यही तो हुआ ना, है कि नहीं? अभी भी कोई बात कर रहा है क्या? बार बार कह रहे हो कि नहीं हम तो बड़े नजदीक आ गए, तुरंत डील होने जा रही चाइना से। क्या किया? नहीं किया चाइना ने। फिर क्या हुआ? 90 दिन का गैप दे दिया कि 3 महीने बाद में फिर से बात करेंगे, 3 महीने। चाइना कुछ बोल रहा है क्या? वही बोले जा रहा है ट्रंप, जब देखो तब कहते हैं कि भाई these questions need to be answered and these questions need to be discussed, और इसलिए हालांकि शो पे ज्यादा लोग देखते नहीं, इसलिए भी बैन कर दिया है मुझे, बिकॉज आई रेज दिस क्वेश्चन। मैंने नोटिस किया कि जो बड़े मीडिया चैनल है, कभी कभी दे पिक अप स्टफ फ्रॉम माय शो, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्वेश्चंस। कभी कभी मैं इंग्लिश हेडलाइंस देखता हूँ, दे आर 5-6 घंटे बाद आ रहे हैं मेरे शो के बाद, वो हेडलाइन इज द सेम। ये देखें आप, देखिए ये भी घमंड है कि मेरे शो के 5-6 घंटे बाद किसी ने सवाल पूछा है तो उसका मतलब मेरा शो देख के लिए है। पता है आइडियाज के ऊपर भी भाई का कॉपीराइट है, कि अगर मैंने कुछ सोचा है, कोई और सोच रहा है, मुझसे 1 घंटे बाद किसी ने जाके शो किया है। हालांकि कोई शो बनने से पहले 4-5 घंटे तो किसी शो को बनने में लग जाते हैं। मगर आप जरा
देखिए तो बातें सुनिए साहब की, क्या बात है, मतलब अपने ही नहीं मिट्ठू। नॉट ओनली दैट बट मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में उनके लोग भी हैं, तो आई थिंक दैट इज व्हाई द चैनल वाज आल्सो ब्लॉक्ड कि ठीक है इसको देखते नहीं है लेकिन इम्पैक्ट तो है। सवाल क्या तो सो बट आई थिंक दो सीरियस क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। वी आर प्रोवाइडिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए सोशल सर्विस बाय आस्किंग दोस क्वेश्चंस। बिल्कुल सोशल सर्विस सही बात है, क्वेश्चंस तो करने चाहिए एंड ऑब्वियसली द इम्पोर्टेंट थिंग इज के ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए उसकी, वो नजर आ रही है। बहरहाल डॉक्टर साहब, जस्ट लास्ट क्विक क्वेश्चन, डू यू थिंक एनी होप फ्रॉम पुतिन ट्रम्प मीटिंग और डू यू बिलीव कि ये सिग्निफिकेंस इसकी है या नहीं? क्या सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। मतलब आपने इंडिया के बारे में पूछा था, आई फॉरगॉट टू आंसर। देखिए अगर इस मीटिंग की वजह से जल्द सीजफायर हो जाता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, सो वन ऑफ द थिंग्स दैट विल हैपन इज रशिया के खिलाफ जो सैंक्शंस है वो उसको कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि सेकेंडरी सैंक्शंस भी चले जाएं और इंडिया के जो ऊपर जो 25% लगे हुए हैं वो निकाल दें ट्रम्प इमीडिएटली एज पार्ट ऑफ हेल्पिंग रशियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि यूरोप को तो तेल जब तक नहीं बेचेंगे जब तक यूरोप सैंक्शंस नहीं हटाता अपने, राइट? लेकिन जो अमेरिका के सैंक्शंस है वो तो ट्रम्प हटा सकते हैं इफ ही गेट्स समथिंग फ्रॉम पुतिन के सीजफायर की तरफ। मतलब अगर पुतिन कदम आगे बढ़ा लेते हैं और जेलेंस्की डज नॉट इवन कॉम्पनसेट या रेसिप्रोकेट नहीं भी करते हैं तब भी ट्रम्प विल बी पॉजिटिव टुवर्ड रशिया। तो वहां पे इंडिया के लिए बहुत होप है। देयर इज अ स्मॉल चांस कि ट्रम्प इस मीटिंग से पुतिन से चिढ़ के निकले। सोचिए आप, मतलब 50+% चांसेस है ही इज गोइंग टू कम आउट वेरी हैप्पी और उसको पॉजिटिव स्पिन करे, मैंने कर दिया राइट। तो बट देयर इज अ 10-15% चांस के ही माइट कम आउट एंड से कि पागल हो गया है पुतिन। I don't know what has happened. The man has changed. He's gone crazy. इसको कोविड हो गया था and so he is not the way I thought he was. And so I am going to destroy Russian economy. And tariffs वो इंडिया के ऊपर डबल कर देगा, 25 के बजाय 50% कर दे, 100% कर दे ताकि तेल खरीदे ही नहीं। ये नैयरा नाम की जो कंपनी है जिसपे यूरोपियन सैंक्शंस लगे हैं, दे आर इन ट्रबल ऑलरेडी। वो तो इंडिया के मीडिया से अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स में जाके पढ़ें तो पिछले 3-4 दिन से आर्टिकल्स आ रहे हैं नैयरा कंपनी जो ऑयल रिफाइनरी है दैट इट इज इन फाइनेंशियल, इट इज गेटिंग इनटू ट्रबल। तो यूरोपियन सैंक्शंस में अगर दम है तो सोचिए आप रशियन अमेरिकन सैंक्शंस में और कितना दम हो सकता है। बट दैट उसके चांसेस बहुत कम है। मतलब आई डोंट थिंक कि ट्रम्प इज गोइंग टू प्रूव कि ये मीट ट्रम्प के इंटरेस्ट में है टू प्रोजेक्ट दिस मीटिंग एज अ सक्सेस इवन इफ इट इज अ फेलियर। क्योंकि यहाँ में काफी क्रिटिसिज्म होगा, भाई आपने पुतिन के लिए तो खाली मीटिंग इज एन अचीवमेंट ना। द वेस्ट ने पिछले 3 साल से उसको आइसोलेट करने की कोशिश की पुतिन को, और अब देखें वो अमेरिका को आ रहे हैं। सोचिए आप, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने के अलावा अमेरिका में आके वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। इससे ज्यादा क्या अफजाई हो सकती है, इज्जत अफजाई हो रही है उनकी। सो ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन नाउ। सो उनके लिए इट इज वेरी सक्सेसफुल फॉर पुतिन कि हमारा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं है, पीपल आर टॉकिंग टू अस। लावरोव कल ही आ गए सुना में, और अभी चल रही है मीटिंग एज वी आर स्पीकिंग, 3 बजे शुरू हुई है, एक घंटा पहले। सो वी विल सी वेयर द मीटिंग गोज। और दिन भर का प्रोग्राम है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर का। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्कशन। यूरोपियंस को तो इररेलेवेंट बता दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, पुतिन और ट्रम्प ने मिलकर दे हैव मेड यूरोपियंस इररेलेवेंट। मतलब उनको, कैन यू इमेजिन के इट्स लाइक सेइंग कि आपके बाबा और आपके चीचा आपकी शादी की बात कर रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे। यू हैव नो से इन योर ओन मैरिज। वैसा हो गया है ना, यूक्रेन और यूरोप बैठ के देख रहे हैं, ये दो बंदे जो ना तो यूरोप से है ना यूक्रेन से है, वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं यूरोप का और यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा। तो उसमें आपको
दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग रेलेवेंस। ये जो डॉक्टर जयशंकर बार बार कहते हैं ना, इट्स ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, इट इज नॉट ए मल्टीपोलर अच्छा, वर्ल्ड। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होता तो यूरोप को नहीं छोड़ सकते थे बाहर आउट ऑफ दिस कितनी मीटिंग। बेवकूफाना बात है ना दोस्तों। मतलब इससे बेवकूफाना बात कोई क्या करेगा कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होता, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होता तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए छोड़े हैं भाई। उसका पूरा इतिहास है 1945 के बाद की जो हिस्ट्री रही है, उसमें यूरोप ने एक खास तरीके से काम किया है, जो जिसको अब यूरोप को ही मालूम है, उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। यूरोप को पता है इस बात का, वो पता है वो फंसे हुए हैं इस समय, तो वो साथ दे रहे हैं। लेकिन ये साथ कब तक, जबकि उनको पता है कि अमेरिका उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। उनकी नॉर्थ स्ट्रीम को तोड़ोगे तुम, और फिर उनको 3 गुना दाम पे गैस सप्लाई कर रहे हो। क्या लगता है आपको, वो अंधे बह रहे हैं, नजर नहीं आता उनको कुछ? भाई कांट वहीं पैदा हुआ था, लॉजिक की थ्योरी वहीं पैदा हुई थी, उनको भी लॉजिक गिनना आता है। बेवकूफियां सारे करते हैं, बेवकूफियां उन्होंने भी की हैं, मगर उस बेवकूफी के बदले में उन्होंने अपनी सोसाइटी को डेवलप भी खूब किया है, खूब इन्वेस्ट किया है। आज फंस गए, जिसका हाथ पकड़ा था आज वो हाथ काटने को आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी संभलेंगे। और खुद अपनी हालत देखो, वहां भी क्यों हालात अच्छे नहीं है। वो जो एम्पायर है जिसमें आप रह के बड़े खुश हो रहे हैं, वो एम्पायर भी क्रैक खा रहा है। आपको ऐसी बड़ी तूफान जगह पे नहीं रह रहे। एनीवे, आगे देखते हैं, खत्म हो रहा प्रोग्राम। यूरोप कितना दबाव डाला ट्रम्प के ऊपर, सुबह सुबह दे हैड ए वर्चुअल मीटिंग विद हिम कि ये मीटिंग ना करें, सीज फायर मांगे, ये वो। दे आर जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, यू नो, बिकॉज दे डोंट हैव द पावर टू ब्लॉक दिस। अगर आप सोचिए, ये बकवास है, ये एजेंडे का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ द प्लान। दे आर जस्ट प्लेइंग आउट अ स्क्रिप्ट, इट इज अ स्क्रिप्ट। कि यूरोप के पास पावर होता और वो धमकी देते डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप पुतिन के साथ बगैर जेलेंस्की से मिलेंगे तो हम आपके ऊपर 10% टैरिफ लगा देंगे। बोल के देखिए, फिर देखिए ट्रम्प क्या करते हैं, यूरोप की ऐसी की तैसी कर देंगे। He will withdraw from NATO, he will withdraw from NATO, 100% टैरिफ लगा देंगे जवाबी। तो 2 मिनट में हवा टाइट हो जाएगी यूरोप की, राइट। जिस तरह से उन्होंने टोटल सरेंडर किया ना यूरोप ने ड्यूरिंग द टैरिफ, 100% जीरो हो गया टैरिफ अमेरिकन गुड्स पर यूरोप में। उसके अलावा वो $750 बिलियन का अमेरिकन तेल खरीद रहे हैं, $600 बिलियन अमेरिका इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर 15% टैरिफ भी उनके ऊपर। क्या मित्रों, क्या क्या बेवकूफाना बातें हैं ना। मेरा मतलब उन्होंने खाली कहा ही तो है, कोई जबरदस्ती हो रही है। ट्रंप ने भी कहा है ना, ट्रंप को पता लग गया है कि पैसे नहीं है वहाँ पे। तुम्हारे अखबारों में आर्टिकल आ गए ना कि पैसे ही नहीं इनके पास, तो कहाँ से खरीदेंगे इतने का सब कुछ, और कहाँ से करेंगे इन्वेस्ट। तो ट्रंप कह रहा है ना हर साल 200 बिलियन करो। देखो जरा आते हैं, पहले 200 बिलियन कब आते हैं तुम्हारे को, देखते जाओ खेल। क्या फजूल की बातें हैं। उनके गुड्स पर। So Europe is becoming more and more irrelevant. So there are lots of other मतलब caveats कह सकते हैं जो इस मीटिंग से बाहर आ रहे हैं. It shows कि it is still a unipolar world in many ways, with America on top, और Russia may not be a big economic power but still a big military power, वो साफ नजर आ रहा है. और देखना आप, पुतिन मेरे ख्याल से 0 कंसेशंस करेंगे डील में बाय द एंड ऑफ इट. जो मैंने एक पूरा शो किया जिसमें पूरी तफसील से मैंने उनके सारे कंडीशंस लगाए, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है. वो ये भी कंडीशंस लगा रहे हैं कि रशिया विल डिसाइड कि यूक्रेन की फौज कितनी बड़ी रहेगी और फौज की क्या कैपेसिटी रहेगी. ये भी उनके डिमांड है, यू नो. तो ही डॉक्टर साहब जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो चीजें. और वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, मोदी साहब ने आज स्पीच में कहा है कि हमारा कोई भी नुकसान ही नहीं हो सका, हमारा कुछ भी नहीं वो कर सके. कौन? तो ये आपको लगता है कि नाउ दे हैव सीमेंटेड द पोजीशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, और उन्होंने कहा है कि हमारा तो इस जंग में कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान ने, ये जो कहा है? देखिए, मेरा इसके लिए वही जवाब है कि इंडिया की जो मीडिया है वो ब्रेन डेड है. अच्छा, लकड़ी है, दिमाग नहीं है. अच्छा, 17 सिविलियन तो मारे गए ना भाई पूंछ में. क्या उनको भूल जा? आर दे नथिंग? 26 जो मारे गए थे सिविलियंस पहलगाम में, उसके बेसिस पे ये जंग हुई. और पहले ही दिन के जो
फायरिंग जो पाकिस्तान ने की अक्रॉस द बॉर्डर, उसमें 17 लोग मारे गए। उसमें तो एक औरत थी जिसका शौहर हॉस्पिटल में था, वो शौहर से मिलने गई और उसको बोल नहीं सकी कि हमारे बच्चे ट्विंस मारे गए। ठीक है, मेरी बात है मित्रों, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, जहाँ पे बॉर्डर इतना नजदीक हो, वहाँ पे अगर फायरिंग हो रही है और सिविलियंस का जो नुकसान हुआ होगा, इसकी खबरें भी आई थी, यू नो। और जो बात मोदी जी ने कही है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक जनरल बात कही जाती है कि हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये कहने की बात होती है। जब अक्रॉस द बॉर्डर गोलियां चलती हैं, आप अपनी गिनती करो ना, कल 125 लोगों की लिस्ट आई है ऑफिशियल, कल 125 लोगों की लिस्ट आई है पाकिस्तान में मरे। तुम 17 की बात कर रहे हो। 125 पीपल की कल लिस्ट आई है। तो कोई अकल की बात करो खान साहब, मतलब अपनी बात के लिए मतलब कोई भी लॉजिक। 17 लोग मरे, उसका कोई जिक्र नहीं। ये डायलॉग अजीत डोवल ने भी किसी यूनिवर्सिटी में जाके मारा था कि विंडो पेन भी नहीं टूटा। मतलब इट इज सो स्ट्रेंज। मतलब वो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि 3 हवाई जहाज गिरे हैं, रफाले गिरे हैं, ये उनके लिए है। एक तो Nobody is बोलना सीख ले convinced. The गंवार, opposition is obviously not convinced. एक तो बोलना सीख ले गंवार। रफाल नाम होता है, रफाले क्या होता है? ऐसा लग रहा है 5वीं क्लास में पढ़ गया है, आखिर में लगा हुआ ई को भी प्रोनाउंस कर रहा है। रफाले क्या होता है? बोलना ही सीख ले नाम कम से कम। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं सर। मैं अभी द वायर पे एक शो देख रहा था, तो उसपे वो पता नहीं किससे बात कर रहे थे, वरदराजन जो होस्ट थे, ही वाज सेइंग कि भाई कोई प्रूफ नहीं दिया इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कि हमने पाकिस्तान के जेट्स, ना किसी इंटरनेशनल मीडिया। और देखिए, और पाकिस्तान ने कितने सारे प्रूफ दिए हैं, है ना। पाकिस्तान ने जो 5 का दावा कर रहे हैं, वो रफाले रफाले जो घुसा हुआ है अंदर, है ना, उसके लिए प्रूफ किसने दिया भाई? चचे, उसके लिए प्रूफ मानने में जवान की जरूरत नहीं। क्या ड्रामे वाले। जो दूसरी चीजें जो पाकिस्तान ने की, इंडिया ने की, जैसा कि जो टारगेट्स उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स को हिट किए, कहा, और फिर उसके बाद जो एयर बेसिस को मारा, तो उसमें आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सैटेलाइट इमेजरी लगाकर दे हैव कंफर्म्ड सम ऑफ दोज हिट्स, बट इसका तो कोई जिक्र ही नहीं। और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे वो साहब, इसे कि पाकिस्तान में मीडिया डिसिप्लिन नहीं है। जिस तरह से मैंने वेंट्रोलोकिज्म का मिसाल दिया ना कि मीडिया तो ब्रेन डेड भी है और मुक्की भी है, आवाज आती है प्राइम मिनिस्टर से, ऑफिस से, इनके मुंह से निकलती है। पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी भी नहीं है। लोगों ने फोटोज, आपको याद है जब ये साहब क्या कह रहे थे, मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि कराची पे कुछ हो गया वगैरह, तो लोग वीडियोस लगा रहे थे पाकिस्तान से ना, सोशल मीडिया पर एक्स पर काफी देख रहा था मैं, वीडियोस लग रहे हैं पाकिस्तान। तो वो साहब कह रहे थे अगर के 5-6 हवाई जहाज अगर गिरते वगैरह, तो कोई ना कोई पाकिस्तानी ही लगा देता सोशल मीडिया पे वीडियो लेकर कि देखो यहाँ पे डिबरी मिली मुझे यहाँ पे एक हवाई जहाज का गिरा हुआ चीज मिल रहा, या कुछ ना क्या इस तरह क्या। सो ही वाज सेइंग कि पाकिस्तान से भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन। और बात एक केस में इंडिया हैज एक्चुअली यूज पाकिस्तानी पब्लिक के वीडियोस टू प्रूफ कि हमने ये टारगेट हिट किया है। मैं भूल गया वो कौन सा टारगेट था। खुद इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि वी डिडंट हैव आवर ओन इंफॉर्मेशन, बट वी हैव एविडेंस फ्रॉम पाकिस्तानी सोशल मीडिया कि वी हिट दिस पर्टिकुलर टारगेट। वो धुआं वगैरह के वीडियोस जो लग रहे थे ना, जो इस्लामाबाद के लोगों ने लगाए थे, नूर खान के बेस से जो धुआं आ रहा था, तो पीपल वर शोइंग दोस वीडियोस सोशल मीडिया। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कमल साहब के ये दिस इज वेरी गोइंग। आई कैन टेल यू दिस मच, अगर पहले दिन ये कह देते कि हाँ वी हैड दिस एनकाउंटर, वी हैड दिस लॉसेस, लेकिन हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को हमने पहले तबाह कर दिया और फिर उनके एयर बेसेस को मारा है। हमने उस एयरबेस को भी मारा, सियालकोट में शायद, जहां पे आपके F-16 पार्क होते हैं, हमने उस एयरबेस को भी मारा जिसके करीब आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, नूर खान। Then it would have been very credible internationally and domestically. They often say ना कि the cover up is worse than the crime. तो इंडिया के साथ भी वही हो गया, ये जो कवर अप करने गए ना ये, अच्छा, मतलब इट इज नॉट अ बिग डील। मतलब इंडिया के, आपको याद है जब पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो एक फौजी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द 2 women, जो 2 मर्द ने किए थे ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर के बाद, तो उसमें जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि बैटल में लॉसेस तो होते हैं, राइट? दैट वाज द फर्स्ट
आंसर ऑफ द इंडियन क्या बुराई है? आंसर, उस तरह के जवाब बाद में भी आते रहे हैं कि सीडीएस ने भी कहा कि यस द क्लेम के 6 पाकिस्तान ने 6 जहाज गिराए वो गलत है, बट ही डिडंट से कि 0 है। देन ही सेज कि वी मेड मिस्टेक्स इन द फर्स्ट टाइम एंड देन वी करेक्टेड इट। ये जो चौहान साहब थे, जो सीडीएस चौहान साहब ने सिंगापुर में जो बयान दिया, तो उसके बाद से द इंडियन मिलिट्री केप्ट सेइंग कि वी हैव लॉस। इंडोनेशिया में भी कहा गया एंड ही एक्सप्लेन्ड व्हाई द लॉसेस हुए, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से। तो अब ये सडनली मुझे लगता है कि जाते जाते इंडिया के एयर चीफ मार्शल ने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से डुबा दी। अच्छा आई एम विलिंग टू बेट उनको बहुत जबरदस्त जॉब मिलने वाला है आफ्टर रिटायरमेंट, किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर या किसी स्टेट के वो गवर्नर बनने वाले हैं। चलो रो तुम बैठ के। बिल्कुल देखते हैं क्या होता है सर। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं साउथ एशिया में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।